नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सिद्धि एफएम में, एक ऐसी दुनिया जहां साधारण इंसान अपनी मेहनत, साहस और अटूट संकल्प के बल पर अमरत्व की राह पर निकल पड़ता है। यदि आपको कल्टिवेशन, मार्शल आर्ट्स, इमॉर्टल वर्ल्ड्स, रहस्यमयी शक्तियां, प्राचीन रहस्य, शक्तिशाली कबीले, दिव्य युद्ध और रोमांच से भरपूर लंबी कहानियां पसंद हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको दुनिया के बेहतरीन कल्टिवेशन नॉवेल्स की हिंदी ऑडियो कहानियां मिलेंगी, जिन्हें आसान भाषा, दमदार नरेशन और रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। हर एपिसोड आपको एक नई यात्रा पर ले जाएगा, जहां कमजोर नायक अपनी बुद्धि, परिश्रम और अद्भुत अवसरों के सहारे महानतम साधक बनने की ओर बढ़ता है। तो अभी हमारे सिद्धि एफएम परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार हो जाए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर अध्याय के साथ शक्ति बढ़ेगी, नए रहस्य खुलेंगे और रोमांच अपने चरम पर होगा। सिद्धि एफएम, जहां हर कहानी आपको अमरत्व की राह पर ले जाती है। रुद्र के मन में अजीब सी शंका उठी। ओल्ड जागू अभी अभी उससे 30 जंगली तीतर खरीद कर ले गया था, लेकिन उन्हें अपने रेस्टोरेंट में ले जाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर रुद्र चुपचाप उसके पीछे हो लिया। जुनलिन ग्रैंड होटल पूरे जिले के सबसे आलीशान होटलों में गिना जाता था। रुद्र ने इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था। अभी होटल के खुलने का समय नहीं हुआ था, इसलिए मुख्य द्वार पर कोई विशेष हलचल नहीं थी। जब उसने देखा कि ओल्ड जागू का ट्रक होटल के पिछले आंगन की ओर जा रहा है, तो वह भी सावधानी से उसके पीछे पहुंच गया। दीवार के कोने से झांककर उसने देखा कि ओल्ड जागू काले बिजनेस सूट में खड़ी एक खूबसूरत महिला से मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। मिस श्रेया, इस बार का माल बिल्कुल बेहतरीन है। मैंने फोन पर जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। एक बार देख लें, सब समझ जाएंगी। ये कहते हुए ओल्ड जागू ने वैन का दरवाजा खोला और एक जीवित जंगली तीतर बाहर निकाला। ये दृश्य देखते ही रुद्र की आंखें फैल गईं और अगले ही पल उसे सारी बात समझ आ गई। धोखेबाज मोटे ने मुझे बेवकूफ बना दिया। उधर श्रेया, जो अभी तक गंभीर मुद्रा में खड़ी थी, जीवित तीतर को देखकर चौंक गईं। ये जिंदा हैं, इन्हें कहां से खरीदा? होटल पहले भी कई बार जंगली शिकार खरीद चुका था, लेकिन वे अधिकतर जालों में फंसे हुए या मरे हुए होते थे। जीवित शिकार मिलना बेहद दुर्लभ था। ओल्ड जागू रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, मिस श्रेया, स्रोत के बारे में ज्यादा मत पूछिए। कुल 30 तीतर हैं। पूरे जिले में शायद केवल जुनलिन ग्रैंड होटल ही इतना माल एक साथ संभाल सकता है। बताए, दिलचस्पी है? बिल्कुल है, श्रेया ने तुरंत सिर हिलाया। आज रात एक जन्मदिन का भव्य भोज है, ठीक 30 टेबलों का। ओह, क्या आप मिस्टर प्रभु की बात कर रही हैं? ओल्ड जागू ने तुरंत पूछा। हाँ, उनके बेटे का पहला जन्मदिन है। आपको भी पता है? अरे, पूरे जिले में कौन नहीं जानता। मिस्टर प्रभु ने पिछले कुछ वर्षों में खदानों के कारोबार से अपार दौलत कमाई है। इस समय शायद पूरे जिले के सबसे अमीर आदमी वही हैं। दूर खड़ा रुद्र मन ही मन बड़बड़ाया, इतनी भूमिका मत बांधो, सीधे दाम की बात करो। मुझे भी तो पता चले कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। सौभाग्य से उसी समय श्रेया ने कहा, ठीक है, अब कीमत बताइए। ओल्ड जागू की मोटी गर्दन खुशी से हिलने लगी। चूंकि मिस श्रेया सीधी बात पसंद करती हैं, तो मैं भी साफ कहता हूँ। 400 युआन प्रति तीतर। जो मरे हुए आते हैं, वे 200 या 180 में मिल जाते हैं। ये जीवित हैं, इसलिए मैं 350 दूंगी। मंजूर है। ओल्ड जागू ने तुरंत हामी भर दी। इसे हमारी साझेदारी की शुरुआत समझिए। आगे भी मैं इसी दर पर माल पहुंचाऊंगा। श्रेया ने उसे हैरानी से देखा। क्या बात है, अब रेस्टोरेंट चलाने के बजाय शिकार का व्यापार शुरू कर दिया। ओल्ड जागू चालाकी से मुस्कुराया। जो काम ज्यादा पैसा दे वही करता हूँ। ये सुनकर रुद्र के दांत किटकिटाने लगे। धोखेबाज कहीं का, एक ही सौदे में 6000 युआन कमा लिए। वो पैसा तो मेरा होना चाहिए था। हालांकि वह भीतर से खौल रहा था, फिर भी उसने जाकर झगड़ा नहीं किया। आखिर सौदा उसकी अपनी सहमति से हुआ था। गलती उसकी भी थी कि उसे बाजार की असली कीमत और होटलों की खरीद प्रणाली का ज्ञान नहीं था। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पके हुए तीतर होटल की रसोई में ले जाए जा रहे हैं, जबकि ओल्ड जागू श्रेया के साथ ऊपर भुगतान लेने चला गया। ये देखकर रुद्र चुपचाप वहां से हट गया। सड़क के दूसरी ओर कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब उसने ओल्ड जागू का ट्रक होटल से निकलते देखा, तब वह मुख्य द्वार से भीतर चला गया। रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी ने विनम्रता से पूछा, सर, क्या आप बुकिंग करवाने आए हैं? नहीं, मैं आपकी मिस श्रेया से मिलना चाहता हूँ। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए। कर्मचारी ने फोन मिलाया। इसी बीच रुद्र ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चमचमाती संगमरमर की फर्श, आलीशान सजावट और भव्य वातावरण देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, वाकई शानदार जगह है। यहाँ खाने वाले लोग या तो बहुत अमीर होंगे या बड़े प्रभावशाली। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और श्रेया बाहर आई। मिस श्रेया, यही सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। श्रेया ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। आप कौन हैं? रुद्र मुस्कुराया। हम पहले नहीं मिले हैं। मैं आपसे एक व्यापारिक प्रस्ताव पर बात करना चाहता हूँ।
ठीक है, उधर बैठते हैं। दोनों अतिथि कक्ष के आरामदायक सोफों पर बैठ गए। तो बताए, किस विषय में बात करनी है? श्रेया ने पूछा। रुद्र हल्की हंसी के साथ बोला, पहले मेरा नाम रुद्र है, और दूसरी बात, जो 30 जंगली तीतर आपने अभी खरीदे हैं वे असल में मेरे थे। क्या मतलब? श्रेया ने आश्चर्य से पूछा। रुद्र ने सिर खुजाया और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, ओल्ड जागू ने मुझसे उन्हें केवल 150 प्रति तीतर के हिसाब से खरीदा और आपको 350 में बेच दिया। सीधी बात कहूं तो उसने मुझे ठग लिया। श्रेया के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। वह हंसना चाहती थी लेकिन स्वयं को रोक लिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बस इतना कि एक बार ठगा गया हूं, दूसरी बार नहीं होना चाहता। अगर भविष्य में मैं और जंगली शिकार लाऊं तो क्या आप सीधे मुझसे खरीदेंगी? बिल्कुल खरीदूंगी। फिर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, लेकिन एक बात बताए, क्या वे तीतर आपने स्वयं पके थे? रुद्र का मन खुशी से भर गया। उसने सिर हिलाया, हाँ, मैंने ही पके थे। ये कैसे संभव हुआ? मेरी जानकारी में जंगली तीतर बेहद फुर्तीले और सतर्क होते हैं। साधारण लोग उन्हें जीवित पक ही नहीं सकते। रुद्र मुस्कुराया, मेरे कुछ खास तरीके हैं लेकिन वे व्यापारिक रहस्य हैं। अच्छा, तो मैं और नहीं पूछूंगी। श्रेया खड़ी हुई, अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। भविष्य में जो भी माल हो सीधे मेरे पास ले आइए। अगर मैं यहाँ न रहूं तो इस नंबर पर फोन कर दीजिए। जरूर। रुद्र ने उत्साह से कार्ड ले लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां श्रेया की उंगलियों से छुईं, वह क्षण भर के लिए ठिठक गया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। हालांकि उसने उस समय कुछ नहीं कहा और बाहर जाने के लिए मुड़ गया। श्रेया उसे विदा करने द्वार तक आई। तभी रुद्र ने अचानक कहा, वैसे आपको थोड़ा गर्म प्रकृति का भोजन अधिक खाना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा। श्रेया रुक गई। ऐसा क्यों? रुद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपकी उंगलियां बहुत ठंडी हैं और चेहरा भी थोड़ा फीका है। ये क्यूई के अवरुद्ध होने और रक्त संचार के कमजोर होने का संकेत है। महिलाओं का शरीर स्वभाव से ठंडा होता है और यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर बीमारी बन सकता है। श्रेया की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। आप बीमारियों का इलाज भी जानते हैं? रुद्र हंस पड़ा। असल में मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तीतर पकना तो सिर्फ मेरा शौक है। मेरी बात याद रखिएगा, मैं गलत नहीं हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। ये कहकर उसने हाथ हिलाया, सड़क पार की और अपनी इलेक्ट्रिक तिपहिया गाड़ी पर बैठकर चला गया। श्रेया काफी देर तक उसकी जाती हुई पीठ को देखती रही। फिर उनके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। एक डॉक्टर जिसे जंगली तीतर पकने का शौक है। वाकई, यह आदमी बड़ा दिलचस्प है। दोपहर में बाजार से कुछ नए पिंजरे खरीदने के बाद रुद्र वापस सूर्यपुर लौट आया। दोपहर ढलते ही वह फिर से पहाड़ की ओर निकल पड़ा और पिछले दिन की तरह एक बार फिर जंगली तीतरों को पकड़ने में जुट गया। अभ्यास के कारण अब उसका हाथ पहले से कहीं अधिक साफ हो चुका था। जहां पहले उसे घंटों लग जाते थे, वहीं इस बार केवल 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय में उसने पूरे 30 तीतर पकड़ लिए। रुद्र के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। यदि कल ये सभी बिक गए तो उसे आसानी से 10,000 युआन मिल सकते थे। हालांकि वह ये भी जानता था कि इस तरह पैसे कमाने का तरीका हमेशा नहीं चल सकता। पहाड़ पर तीतरों की संख्या सीमित थी। एक दिन ऐसा आएगा जब सभी पके जा चुके होंगे। अगर उसे पैसों की इतनी जरूरत न होती तो वह इतनी बड़ी संख्या में तीतर कभी ना पकाता। उसने मन ही मन तय कर लिया कि जैसे ही मोनिका के परिवार पर चढ़ा कर्ज उतर जाएगा, वह ये काम बंद कर देगा। घर लौटकर उसने सभी तीतरों को अलग अलग पिंजरों में डाल दिया। शाम ढलने लगी ही थी कि दरवाजे पर फिर दस्तक सुनाई दी। रुद्र के मन में तुरंत त्रिशा का ख्याल आया। पिछली रात की अधूरी घटना याद आते ही उसके मन में हल्का सा अफसोस फिर जाग उठा। इसलिए उसने बिना देर किए दौड़कर दरवाजा खोला। लेकिन बाहर खड़ी स्त्री त्रिशा नहीं थी। वह थी गांव की खूबसूरत मुखिया लास्या। अरे मुखिया जी, आप? रुद्र ने आश्चर्य से पूछा। लास्या ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम ही नहीं थे जिसने मुझे आने को कहा था? मैं आज कई बार तुम्हें ढूंढने आए लेकिन तुम पूरे दिन गायब रहे। आखिर कहाँ थे? रुद्र हंस पड़ा। अरे, मैं तो भूल ही गया था। क्या आप सच में मुझे कई बार ढूंढने आई थीं? बिल्कुल आई थी, लास्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने व्यस्त हो जाओगे। मैं तो अपनी बीमारी पूरी तरह ठीक करवाने का इंतजार कर रही थी। ये कहते हुए वह सीधे भीतर चली गई। रुद्र ने सहजता से दरवाजा बंद किया और मन ही मन मुस्कुराया। अंदर वाले कमरे में पहुंचकर लास्या उपचार वाले बिस्तर पर बैठ गई। ऊपर से वह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन भीतर उसका दिल जोर जोर से धक रहा था। पिछली बार के उपचार के दौरान रुद्र ने लगभग सब कुछ देख लिया था। क्या आज भी वही होने वाला था? इसी सोच में डूबी हुई थी कि रुद्र चांदी की सुइयां लेकर अंदर आया। उसे बैठे देखकर वह हंसते हुए बोला, अरे, आपने अभी तक कपड़े नहीं उतारे। फिर से उतारूं? हालांकि वह पहले से इसकी उम्मीद कर रही थी, फिर भी ये सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल, आपके शरीर के अंदर की ठंडी ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
लास्या ने दांत भींचे। बीमारी ठीक करवानी थी, इसलिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। कुछ क्षण बाद उसने धीमे स्वर में कहा, पहले तुम दूसरी तरफ मुंह कर लो। रुद्र मन ही मन हंसा। कल तो वह लगभग सब कुछ देख चुका था, लेकिन आज भी वही शर्म। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और आज्ञाकारी बनकर दूसरी ओर मुंह कर लिया। पीछे से कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। वह आवाज रुद्र के दिल में अजीब हलचल पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद लास्या की आवाज आई, ठीक है। रुद्र तुरंत मुड़ा, और अगले ही पल उसकी आंखें ठहर गईं। लास्या उपचार वाले बिस्तर पर लेटी हुई थी। आज उसने काले रंग का नया अंतःवस्त्र पहना हुआ था, जो उसकी गोरी त्वचा को और भी अधिक उजला और आकर्षक बना रहा था। कुछ क्षण तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। जब लास्या ने पीछे से कोई हलचल महसूस नहीं की, तो उसने गर्दन घुमाकर देखा। रुद्र बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। क्या देखना खत्म हो गया? उसने झुंझला कर कहा। रुद्र हंस पड़ा। जल्दी क्या है? मैं घूर नहीं रहा, एक्यूपंक्चर के बिंदु ढूंढ रहा हूँ। बकवास बंद करो और जल्दी करो। लास्या ने झुंझला कर कहा, मुझे आज रात और भी काम है। रुद्र ने अब और देर नहीं की। वह आगे बढ़ा और उपचार शुरू कर दिया। सुइयां लगाते समय उसकी उंगलियां बार बार लास्या की मुलायम त्वचा को छू जातीं। उसकी त्वचा इतनी कोमल और लचीली थी कि किसी भी पुरुष का मन विचलित हो सकता था। लास्या अब इस सब की आदी हो चुकी थी। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को उपचार के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसके गाल लगातार लाल होते जा रहे थे। धीरे धीरे तो उसके पूरे शरीर की त्वचा गुलाबी आभा से भरने लगी। ये देखकर रुद्र मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गांव की सख्त और गंभीर मुखिया इतनी संवेदनशील निकलेगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद रुद्र ने कहा, ठीक है, आधे घंटे बाद सुइयां निकाल दूंगा। तो अब बाहर जाओ और मुझे घूरना बंद करो। लास्या ने तुरंत कहा। रुद्र ने नाखुशी जताई। मुखिया जी, मैं आपकी बीमारी ठीक करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हैं। लास्या ने उसकी ओर देखा। तभी उसने महसूस किया कि रुद्र के माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमक रही थीं और उसका चेहरा भी थकान से भरा हुआ था। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, तो फिर थोड़ा आराम कर लो। रुद्र के बाहर जाने के बाद लास्या लंबे समय तक सोचती रही। जितना वह सोचती, उतना ही उसे लगता कि शायद उसने कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी। आखिर जब कोई महिला अस्पताल जाती है तो पुरुष डॉक्टर भी उसका इलाज करते हैं। इसके अलावा दोनों बार उपचार के दौरान उसने अपने अंतःवस्त्र पहने हुए थे। हाँ, रुद्र की निगाहें थोड़ी शरारती थीं, लेकिन वह आखिर एक जवान आदमी ही तो था। इन विचारों के बाद उसने मन ही मन तय किया कि सुइयां निकलने के बाद वह रुद्र से माफी मांगेगी। लगभग 1 घंटे बाद रुद्र वापस कमरे में आया और एक एक करके सारी चांदी की सुइयां निकाल दीं। लास्या ने तुरंत अपने शरीर में हल्कापन महसूस किया। पहले की तुलना में उसकी स्थिति काफी बेहतर थी। उत्साहित होकर वह जल्दी से उठकर बैठने लगी, लेकिन लंबे समय तक एक ही मुद्रा में लेटे रहने के कारण उसका शरीर थोड़ा सुन्न हो गया था। जैसे ही वह उठी, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे गिरने लगी। रुद्र घबराकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जल्दबाजी में उसका हाथ ऐसी जगह जा पहुंचा जहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। उस स्पर्श का एहसास होते ही उसका दिमाग कुछ क्षण के लिए खाली हो गया। तुम? लास्या का चेहरा तुरंत लाल हो उठा। फौरन हाथ हटाओ। उसके जीवन में पहली बार किसी पुरुष ने उसे इस तरह छुआ था। कुछ क्षण के लिए उसका दिमाग पूरी तरह शून्य हो गया। जब उसे होश आया, तब तक रुद्र की उंगलियां हल्की सी हरकत कर चुकी थीं। तुम बदमाश! लास्या चीख उठी और तुरंत खुद को छुड़ाने लगी। रुद्र भी तुरंत संभल गया। उसने हाथ हटा लिया और उसकी कमर थामकर उसे वापस बिस्तर पर बैठा दिया। इस समय लास्या का चेहरा शर्म और गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था। कुछ क्षण पहले तक वह माफी मांगने की सोच रही थी, लेकिन अब वह सब हवा हो चुका था। उसने क्रोध से कहा, तुम लंपट आदमी, मौका मिलते ही फायदा उठाने लगे। रुद्र ने मासूम चेहरा बनाया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे लगा आप गिर जाएंगी। झूठ! लास्या झल्ला उठी। गलती से छूना अलग बात है, लेकिन तुमने तो। रुद्र के पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि इस बार सचमुच उससे कुछ ज्यादा हो गया था। वह केवल हंसकर बोला, वह तो बस एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मैं कसम खाता हूँ, जानबूझकर नहीं किया। चुप रहो। लास्या शर्म और गुस्से से कांप उठी। फिर उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ गई। रुद्र भी पीछे पीछे चल पड़ा। मुखिया जी, 2 दिन बाद फिर आना मत भूलिएगा। लास्या बिना पीछे मुड़े गर्जी। दूर रहो, सिर्फ कोई मूर्ख ही दोबारा तुम्हारे पास आएगा। इतना कहकर वह तेज कदमों से बाहर निकल गई, जबकि रुद्र दरवाजे पर खड़ा उसकी जाती हुई पीठ को देखकर मुस्कुरा रहा था। दूर जाती हुई लास्या की पीठ को देखकर रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि वह केवल गुस्से में ऐसा कहकर गई है। जैसे ही 2-4 दिनों बाद उसके शरीर में फिर से ठंडी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, वह इलाज करवाने के लिए वापस आ ही जाएगी। उसने आराम से दरवाजा बंद किया और समय देखा।
शाम के 7 बज चुके थे। अगर त्रिशा को आना होता तो वह अब तक आ चुकी होती। इसका मतलब था कि आज रात वह नहीं आने वाली थी। सूर्यपुर के लोग जल्दी सोने के आदी थे। थोड़ी ही देर में पूरे गांव की बत्तियां बुझ जाने वाली थीं। हालांकि रुद्र को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। पिछली बार त्रिशा के साथ उसकी बातचीत काफी अच्छी रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि सही अवसर मिलते ही वह उसके और भी करीब आ सकेगा। वह घर को समेटने लगा और सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर वाले कमरे में पहुंचा, उसकी नजर फर्श पर पड़े एक सुंदर चमड़े के बटुए पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठा लिया। बिना देखे ही वह समझ गया कि यह लास्या का बटुआ था। फिर भी उत्सुकतावश उसने उसे खोलकर देख लिया। बटुआ छोटा था, उसके अंदर कुछ बैंक कार्ड, एक पहचान पत्र और कुछ 100 रुपये नकद रखे हुए थे। तो गांव की मुखिया अपने पास ज्यादा पैसे नहीं रखती। अच्छा हुआ कि मैं उससे उधार मांगने नहीं गया, रुद्र बुदबुदाया। बटुआ बंद करने के बाद उसने तुरंत उसे लौटाने का फैसला किया, क्योंकि अगली सुबह उसे बहुत जल्दी उठकर जंगली मुर्गों को लेकर कस्बे जाना था और यह भी पता नहीं था कि वह कब लौटेगा। अगर लास्या को रात में या सुबह इसकी जरूरत पड़ गई तो परेशानी हो सकती थी। घर से निकलकर वह रात के अंधेरे में गांव समिति कार्यालय की ओर चल पड़ा। गांव समिति का दफ्तर कुछ 1 मंजिला कमरों की कतार था। उनमें से एक कमरे में अभी भी रोशनी जल रही थी। स्पष्ट था कि लास्या अभी तक सोई नहीं थी। जब रुद्र वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर का लोहे का फाटक बंद था। इतनी रात को गांव की मुखिया को जोर जोर से पुकारना ठीक नहीं था। अगर पड़ोसियों ने सुन लिया तो तरह तरह की बातें बनने लगतीं। कुछ देर सोचने के बाद वह दीवार फांद कर अंदर चला गया और उस कमरे की ओर बढ़ा जहां रोशनी जल रही थी। खिड़की पर पर्दे लगे हुए थे और रोशनी उनकी दरारों से बाहर आ रही थी। लास्या यहां अकेली रहती थी, इसलिए अपनी निजता को लेकर बहुत सावधान रहती थी। रुद्र दरवाजे तक पहुंचा और दस्तक देने ही वाला था कि अचानक उसके मन में विचार आया कि कहीं वह अचानक डर न जाए। इसलिए वह धीरे धीरे खिड़की के पास चला गया। पर्दे में सचमुच एक छोटी सी दरार थी। वह झुककर अंदर झांकने लगा। उसका इरादा केवल इतना था कि अगर लास्या जाग रही हो तो उसे बाहर बुला ले और अगर वह सो चुकी हो तो बटुआ दरवाजे पर रखकर वापस लौट जाए। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कमरे के अंदर लास्या अपने कपड़े उतारकर एक बड़े लकड़ी के टब में स्नान कर रही थी। टब ऊंचा था, इसलिए उसका अधिकांश शरीर पानी और टब की दीवारों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी ये दृश्य रुद्र के लिए अप्रत्याशित था। वाह, ये तो सोचा भी नहीं था। उसके मन में कौंधा। उसने होंठ भींच लिए और वहीं खड़ा रह गया। कमरे के भीतर लास्या को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर कोई मौजूद है। वह धीरे धीरे अपने ऊपर पानी डाल रही थी और उसके चेहरे पर विचारों में खोया हुआ भाव था। उसके लंबे बाल ऊपर बंधे हुए थे। खिड़की की ओर से दिखाई देता उसका चेहरा किसी सुंदर चित्र की तरह लग रहा था। रुद्र कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक लास्या ने अपनी हरकतें रोक दी। बाहर खड़े रुद्र की सांसें तक थम गईं। उसी क्षण कमरे की बत्ती एकाएक बुझ गई। धत, रुद्र के मुंह से अनायास निकल गया। इतने महत्वपूर्ण समय पर बिजली चली गई थी। उसकी आवाज सुनते ही कमरे के भीतर से लास्या की घबराई हुई आवाज गूंजी। कौन है वहां? रुद्र समझ गया कि मामला बिगड़ गया है। बिना एक पल गंवाए वह मुड़ा और पूरी गति से भाग निकला। जंगली मुर्गों को पकड़ते समय जो फुर्ती उसने विकसित की थी, उसी का उपयोग करते हुए वह कुछ ही क्षणों में दीवार फांदकर गांव समिति के परिसर से बाहर निकल गया। शायद अपराध बोध के कारण उसका दिल जोर जोर से धक रहा था। वह लगातार दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अंदर घुसने के बाद ही राहत की सांस ली। बच गया। अगर पकड़ा जाता तो पता नहीं लास्या मेरे साथ क्या करती। वह घबराहट भरी हंसी के साथ बदबदाया। दिन में लास्या के क्रोधित चेहरे की याद आते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ देर बाद उसका धकता हुआ दिल धीरे धीरे शांत हुआ। उसने घर की बत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली सचमुच चली गई थी। गांव की बिजली व्यवस्था पुरानी थी और अब लोगों के घरों में अधिक उपकरण होने के कारण अक्सर बिजली कट जाती थी। रात काफी हो चुकी थी। उसे लगा कि आज कोई लाइनमैन आने वाला नहीं है और मरम्मत का काम कल ही होगा। मन ही मन आह भरते हुए उसने मोबाइल की रोशनी में एक मोमबत्ती ढूंढी, उसे जलाया और पीछे वाले कमरे में सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। रुद्र चौंक गया। कौन है? उसने पूछा। तुम अभी सोए नहीं हो ना? मैं हूँ, बाहर से लास्या की आवाज आई। ये सुनते ही रुद्र स्तब्ध रह गया। क्या वह मेरे घर आ गई? कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया कि बाहर मैं ही था? ये सोचकर उसकी आवाज तक लखा आ गई। कर, क्या बात है? इतनी रात को? बाहर कुछ क्षणों तक चुप्पी रही। फिर लास्या की आवाज सुनाई दी। बिजली चली गई है और मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले कोई मेरे कमरे के बाहर था। ये सुनते ही रुद्र के दिमाग में बिजली सी कौंधी। तो वह हिसाब चुकता करने नहीं आई थी, बल्कि अंधेरे में अकेले रहने से डरकर मदद मांगने आई थी। अब उसकी घबराहट काफी हद तक गायब हो गई। वह तुरंत आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। लास्या अंदर आए।
उसके शरीर से नमी की हल्की गंध आ रही थी और वह अभी भी थोड़ा कांप रही थी। ये देखकर रुद्र ने जल्दी से एक कंबल उठाकर उसके कंधों पर डाल दिया। क्या हुआ? उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा। लास्या ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में संदेह की हल्की चमक थी। मेरी खिड़की के बाहर तुम तो नहीं थे। कैसी बात कर रही हो? मैं इतनी रात को तुम्हारे पास क्यों जाऊंगा? रुद्र ने तुरंत सफाई दी। सच? तो फिर तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो? लास्या ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। रुद्र एक पल के लिए अटक गया, लेकिन तुरंत बहाना बना लिया। ये तो सामान्य बात है। मैं पढ़ने लिखने वाला इंसान हूँ। इतनी लंबी रात को सिर्फ सोकर कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? उसकी बात सुनने में पूरी तरह तर्कसंगत लग रही थी, लेकिन लास्या अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। वह लगातार उसे देखती रही। गांव में वैसे भी ज्यादा आदमी नहीं है और उनमें भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मेरी जासूसी करने की हिम्मत करें। सच सच बताओ, वह तुम तो नहीं थे? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा? दिन में इलाज करते समय जितना देखना था उतना तो देख ही चुका हूं। रुद्र ने मासूमियत दिखाते हुए कहा, लेकिन अपनी सफाई देते देते वह खुद ही जाल में फंस गया। लास्या का चेहरा तुरंत बदल गया। मुझे पहले से ही शक था कि दिन में तुम्हारी नीयत साफ नहीं थी। रुद्र को लगा कि अब 100 मुंह भी हों तो अपनी सफाई नहीं दे सकता। वह कुर्सी पर बैठ गया और बेबस होकर बोला, जो मन करे सोच लो। जरूरत पड़े तो पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार ही करवा दो। उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर लास्या का संदेह थोड़ा कम हुआ। वह सिर झुकाकर बुदबुदाए, अगर वह तुम नहीं थे तो फिर कौन हो सकता है? रुद्र ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। गांव की मुखिया जी, क्या आप आज रात सोने का इरादा नहीं रखती? क्या उस आदमी को ढूंढना इतना जरूरी है? लास्या ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने प्रश्न किया। रुद्र ने बेबसी से कंधे उचकाए और कहा, अगर आप नहीं सोएंगी तो कम से कम मुझे तो सोना ही होगा। कल सुबह मुझे कस्बे भी जाना है। रुद्र की बात सुनकर लास्या कुछ क्षणों के लिए चुप रह गई। तभी उसे एहसास हुआ कि इतनी रात गए किसी अविवाहित युवक के घर पर रुकना सचमुच उचित नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने गांव समिति कार्यालय वापस जाने के बारे में सोचा, उसका दिल फिर से घबराहट से भर गया। उसे बार बार वही एहसास हो रहा था कि कुछ देर पहले जो व्यक्ति उसकी खिड़की के बाहर छिपकर झांक रहा था, वह अभी भी कहीं आसपास मौजूद है। अगर बिजली कटने का फायदा उठाकर वह अंदर घुस आया तो? कुछ देर तक वह मन ही मन संघर्ष करती रही। अंत में उसने हिम्मत जुटाई, सिर उठाया और धीमे स्वर में बोली, क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? क्या? रुद्र को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। उसने सामने खड़ी इस सुंदर युवती को ध्यान से देखा। अभी अभी स्नान करके आए होने के कारण उसके शरीर से एक हल्की, मनमोहक सुगंध फैल रही थी। ऊपर से उसका झिझकता हुआ अनुरोध किसी भी पुरुष का दिल डगमगाने के लिए काफी था। रुद्र ने बिना एक पल गंवाए तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है? गांव की मुखिया जी जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती हैं। लास्या तुरंत चौंक गई और जल्दी से सिर हिलाकर बोली, नहीं, बस आज की रात। कल मैं अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां और मजबूत करवा लूंगी। मन ही मन उसने सोचा, क्या मजाक है, हमेशा इसके घर में रहूं। गांव वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। उद्धरण। रुद्र जानता था कि वह कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए वह केवल मुस्कुराया और बोला, मेरा घर थोड़ा साधारण है। आपको तकलीफ होगी, लेकिन अंदर वाले कमरे का बिस्तर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लास्या ने हल्के से सिर हिलाया और अंदर की ओर बढ़ गई। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक मुड़ी और पूछ बैठी, और तुम? मैं तो यही बाहर वाले मरीजों के बिस्तर पर सो जाऊंगा, रुद्र ने सहजता से उत्तर दिया। दोनों एक के बाद एक अंदर वाले कमरे में पहुंचे। रुद्र ने उस बिस्तर की ओर इशारा किया जिस पर वह उसका उपचार करता था। मैं यहाँ सो जाऊंगा और आप अंदर आराम कर लीजिए। पहले जब लास्या इलाज के लिए आई थी तब वह इतनी घबराई हुई रहती थी कि घर पर ध्यान ही नहीं दे पाई थी, लेकिन अब मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसने चारों ओर देखा और चौंक गई। 2 पर्दों के पीछे एक और छोटा कमरा था जिसमें एक सिंगल बेड रखा हुआ था। उस पर साफ सुथरी चादर और करीने से तय किया हुआ बिस्तर रखा था। स्पष्ट था कि रात में रुद्र वहीं सोता था और दिन में पर्दे खींचकर उसे बाहर के क्लिनिक से अलग कर देता था। ये देखकर लास्या अविश्वास से उसकी ओर मुड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं और तुम एक ही कमरे में सोएंगे? रुद्र ने हैरानी से कहा, एक ही कमरा कहाँ? पर्दा तो बीच में है ना। लास्या कुछ बोल ही नहीं पाए। उसका मन हुआ कि तुरंत वापस चली जाए, लेकिन बाहर फैला अंधेरा याद आते ही उसके कदम रुक गए। उसकी चुप्पी देखकर रुद्र मुस्कुरा उठा। मुखिया जी, क्या आपको डर है कि रात में मैं आपका फायदा उठा लूंगा? ये सुनकर लास्या और भी असहज हो गई। अगर वह हाँ कहती तो स्थिति और अजीब हो जाती। कुछ क्षण बाद उसने होंठ काटे और खुद को संभालते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे आदत नहीं है। इतना कहकर वह अंदर चली गई और पर्दा नीचे खींच दिया। मोमबत्ती बाहर थी, इसलिए पर्दा गिरते ही अंदर पूरा अंधेरा छा गया।
रुद्र ने हल्की हंसी दबाई, एक और मोमबत्ती जलाई और कहा, मुखिया जी, यह मोमबत्ती रख लीजिए, नहीं तो अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लास्या ने धीरे से उत्तर दिया, मोमबत्ती ली और जल्दी से अंदर चली गई। घर में फिर शांति छा गई। कुछ देर बाद लास्या को बाहर कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। रुद्र सोने की तैयारी कर रहा था। ये सुनकर उसका दिल अनायास तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, क्या यह आदमी अचानक पर्दा हटाकर अंदर आ जाएगा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद बाहर वाले बिस्तर से हल्की चरमराहट सुनाई दी। फिर मोमबत्ती बुझा दी गई। रुद्र की आवाज आई, मुखिया जी, मैं सो रहा हूँ। लास्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर तक बिस्तर के किनारे बैठी रही और जब थक गई तो धीरे से लेट गई। जब वह पहली बार सूर्यपुर आई थी तब उसने घर घर जाकर सर्वेक्षण किया था। लगभग हर घर में अलग अलग तरह की गंधों का मिला जुला माहौल होता था। लेकिन रुद्र का घर अलग था। बिस्तर साफ सुथरा था, उसमें पसीने या नमी की गंध नहीं थी। उसकी जगह हल्की सी औषधीय सुगंध थी। कौन सोच सकता था कि यह कुंवारा इतना साफ सुथरा होगा, उसने मन ही मन सोचा। उधर पर्दे के बाहर रुद्र की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था। आखिर उसके घर में पहली बार कोई महिला ठहरी थी और वह भी इतनी सुंदर। ऐसी स्थिति में कौन आसानी से सो सकता था। उसके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे, लेकिन जितना अधिक वह सोचता उतना ही समझ जाता कि ऐसा कुछ करना मूर्खता होगी। लास्या तृषा जैसी नहीं थी। अगर उसने कोई गलत हरकत कर दी तो अगले दिन उसकी खैर नहीं रहने वाली थी। काफी देर तक विचारों में उलझने के बाद आखिरकार उसकी आंखें भारी होने लगी और वह गहरी नींद में सो गया। अंदर लेटी लास्या भी बाहर से आती हल्की खर्राटों की आवाज सुनकर धीरे धीरे आश्वस्त हो गई। उसके मन का तनाव कम हुआ और वह भी नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह अचानक मुर्गों की बांग सुनकर रुद्र की आंख खुल गई। उसने बाहर झांक कर देखा तो सूरज अभी निकला भी नहीं था। धत तेरे की, क्या ये पहाई मुर्गे भी सुबह सुबह बांग देने लगे। वह झुंझला कर बड़बड़ाया। घर में कभी मुर्गा नहीं पाला था, इसलिए उसे ऐसी आवाज सुनने की आदत नहीं थी। अब जब नींद खुल ही गई थी तो दोबारा सोने का कोई फायदा नहीं था। वह उठकर बाहर गया, मुंह हाथ धोया और वापस लौटा। जब वह अंदर आया तो देखा कि लास्या भी जाग चुकी थी। पर्दा हट चुका था और वह बड़े ध्यान से बिस्तर समेट रही थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वह दृश्य बेहद मनमोहक लग रहा था। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसने बिस्तर समेट लिया और सीधी खड़ी हो गई। रुद्र ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, आप तो बहुत जल्दी उठ गईं। लास्या ने हल्का सा सिर हिलाया। कल रात के लिए धन्यवाद, अब मैं वापस जा रही हूँ। इतना कहकर उसने अपने बाल पीछे किए और बाहर निकलने को मुड़ी। उसका विचार था कि अभी अंधेरा है, इसलिए गांव में कोई उसे रुद्र के घर से निकलते नहीं देखेगा। लेकिन तभी रुद्र ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इतनी जल्दी क्या है, नाश्ता करके जाए। लास्या का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। तुम हाथ मत लगाया करो, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। शर्म और झुंझलाहट से भरी वह उसे घूरती हुई तेजी से बाहर निकल गई। उसी क्षण रुद्र के दिमाग में अचानक एक बात कौंधी। कल रात स्नान के बाद बिजली जाते ही लास्या घबराकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर निकली थी। फिर खिड़की के बाहर किसी की आहट सुनकर और भी हड़बड़ा गई थी। शायद उसी जल्दबाजी में वह अपनी कुछ चीजें ठीक से पहनना भी भूल गई थी। ये सोचते ही रुद्र के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। सूर्य की पहली किरणें क्षितिज पर झांक ही रही थीं कि रुद्र अपनी इलेक्ट्रिक तिपहिया गाड़ी में 30 तीतरों को लादकर शहर की ओर निकल पड़ा। इन दिनों उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम पैसा कमाना था। अगर वह आज ये खेप बेच देता और अगले 2-3 दिनों में 40-50 और तीतर पकड़ लेता तो मोनिका के कर्ज चुकाने के लिए जरूरी रकम आसानी से जुट जाती। वह अभी जिले में पहुंचा ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल उठाते हुए पूछा, कौन? भाई, मैं हूँ, ओल्ड जगू। जैसे ही उसने उस मोटे आदमी की आवाज पहचानी, रुद्र का मूड खराब हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या बात है, आज के तीतर पहुंचा दिए क्या? मैं बाजार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ओल्ड जगू ने पूछा। रुद्र के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। माफ करना, आज मैं पहाड़ पर तीतर पकने गया ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं है। क्या? लेकिन तुमने कल वादा किया था, क्या मेरे साथ खेल खेल रहे हो? रुद्र हंस पड़ा। वादा? मुझे तो याद नहीं, मेरी याददाश्त बड़ी खराब है। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अनुबंध नहीं किया, नहीं तो और झंझट होता। अगली बार तीतर पकूंगा तो खुद संपर्क कर लूंगा। बस इतना कहकर उसने फोन काट दिया और ठहाका मारकर हंस पड़ा। मुझे बेवकूफ बनाने चला था, अब खुद ही गड्ढे में गिर गया। जिले में पहुंचने के बाद उसकी गाड़ी बाजार की ओर नहीं मुड़ी, बल्कि सीधे जुनलिंग ग्रैंड होटल के पिछले हिस्से में जा पहुंची। रसोई में काम कर रहे एक कर्मचारी ने बाहर आकर पूछा, क्या काम है? सामान की डिलीवरी। कल मेरी श्रेया मैडम से बात हुई थी, रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा। रसोई की वर्दी पहने आदमी तुरंत आगे आया। क्या तुम रुद्र हो? हाँ। क्यों?
जानते हो मुझे? नहीं, लेकिन बॉस ने खास आदेश दिया है कि तुम आओ तो अच्छी तरह स्वागत किया जाए। क्या आज के तीतर यही हैं? रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि श्रेया अचानक उसे इतनी अहमियत क्यों दे रही थी। उसे क्या पता था कि पिछली रात के भोज में 30 टेबलों पर परोसे गए मशरूम वाले तीतर की हर किसी ने जमकर तारीफ की थी। कई मेहमानों ने तो श्रेया से पूछ लिया था कि क्या होटल ने कोई नया शेफ रख लिया है, क्योंकि व्यंजन का स्वाद असाधारण था। श्रेया ने गर्व से बताया था कि यह ताजे जीवित जंगली तीतरों की वजह से है और यदि लोग चाहें तो अगले दिन भी यह व्यंजन उपलब्ध रहेगा। यही कारण था कि सुबह सुबह कई ग्राहकों ने पहले से ही बुकिंग करवा दी थी। रसोई के कर्मचारी तीतरों को अलग अलग पिंजरों में रखने लगे। ये देखकर रुद्र ने पूछा, श्रेया जी आज नहीं आई? आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे पूरे मिलेंगे। रुद्र मुस्कुराया। पैसे तो बहाना थे, असली कारण तो वह खूबसूरत श्रेया से दोबारा मिलना चाहता था। तभी अचानक आंगन के दरवाजे से गुस्से भरी आवाज गूंजी। अच्छा, तो तुमने मुझे धोखा दिया। तीतर पकड़कर यहाँ सप्लाई कर दिए। रुद्र ने मुड़कर देखा। ओल्ड जग्गू लाल पीला होता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। रुद्र ने हंसते हुए पूछा, तो क्या हुआ अगर मैंने यहाँ डिलीवरी कर दी? हमारा हिसाब अभी बाकी है। मेरा कौन सा हिसाब? पहले मुझे सप्लाई करने का वादा किया था और अब पीठ में छुरा घोंप रहे हो। रुद्र की आंखों में ठंडक उतर आई। तुम मुझसे 150 में तीतर खरीद कर यहाँ 350 में बेचते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें ही सप्लाई करता रहूं। क्या मैं मूर्ख हूँ? ओल्ड जग्गू हक्का बक्का रह गया। तुम्हें कैसे पता चला? अगर पता न चलता तो आज फिर मुझे बेवकूफ बना देते। अब श्रेया जी को नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार रहो। ओल्ड जग्गू का चेहरा और भी लाल हो गया। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसान आदमी हूँ? रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि सारे तीतर उतार लिए गए हैं, इसलिए वह रसोई की ओर मुड़ा। भुगतान ऊपर होगा ना? हाँ, मेरे साथ आइए। रसोईया अंदर चला गया और रुद्र उसके पीछे पीछे बढ़ा। लेकिन तभी ओल्ड जग्गू ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते। क्यों? तुमने सप्लाई का वादा तोड़ा है। तुम्हें मेरा नुकसान भरना होगा। रुद्र पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। क्या मैंने कोई अनुबंध साइन किया था? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ओल्ड जग्गू ने दांत भींच लिए। अगर इस शहर में चैन से रहना है तो मुझे नाराज मत करो। मार खानी है क्या? रुद्र की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने मुट्ठी उठाई, ओल्ड जग्गू डरकर पीछे हट गया और उसका हाथ छोड़ दिया। उसे इतना डरपोक देखकर रुद्र ने तिरस्कार भरी मुस्कान फेंकी और अंदर चला गया। ऊपर अकाउंट्स ऑफिस में पहुंचते ही रसोईया एक लड़की से बोला, 30 जीवित तीतर आए हैं। श्रेया जी ने पहले ही बता दिया था। मुझे पता है। डिलीवरी वाला कहाँ है? चश्मा लगाए एक युवती ने सिर उठाकर पूछा। यही हूँ। रुद्र मुस्कुराते हुए अंदर आया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, दोनों एक साथ चौंक उठे। तुम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। उस लड़की का नाम सीमा था। वह रुद्र की हाई स्कूल की सहपाठी थी। स्कूल के दिनों में दोनों के बीच एक मासूम सा आकर्षण भी रहा था। लेकिन फिर रुद्र के पिता का निधन हो गया और उसे पढ़ाई छोड़कर घर लौटना पड़ा। उसके बाद दोनों कभी नहीं मिले। बहुत समय हो गया, रुद्र ने खुशी से कहा। सीमा ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, 5-6 साल तो हो ही गए होंगे। सोचा नहीं था कि यहाँ मुलाकात होगी। कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम? उसका स्वर शांत था। शुरुआती आश्चर्य के बाद वह ऐसे बात कर रही थी जैसे किसी पुराने परिचित से मिल रही हो। रुद्र समझ गया कि इतने वर्षों में सीमा की दुनिया बदल चुकी थी। शायद वह पुराने दिनों को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी ठीक हूँ। सीमा ने सिर झुकाकर हिसाब देखा। आज तुम 30 तीतर लाए हो। प्रति तीतर 400 युआन के हिसाब से कुल 12,000 युआन बनते हैं। 400। रुद्र की आंखें फैल गईं। हाँ, क्या रसोई वालों ने तुम्हें नहीं बताया? शायद भूल गए होंगे। रुद्र के चेहरे पर खुशी छा गई। कल तो श्रेया ने 350 देने की बात कही थी, लेकिन आज 50 और बढ़ाकर 400 कर दिए गए थे। सीमा ने नोटों की एक गड्डी निकाली, 12,000 युआन गिने और उसकी ओर बढ़ा दिए। ये लो, बस यहाँ रसीद पर हस्ताक्षर कर दो। जरूर। रुद्र ने जल्दी से हस्ताक्षर किए और पैसे जेब में रख लिए। फिर मुस्कुराकर बोला, कभी फुर्सत हो तो साथ खाना खाते हैं। सीमा ने सहजता से सिर हिलाया। जरूर, पुराने सहपाठियों को भी बुला लेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। ठीक है। रुद्र मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में हल्की कसक उठी। सीमा के रवैये से साफ था कि वह पुराने रिश्ते को फिर से जीवित करना चाहता था, मगर सीमा अब उसे केवल एक पुराने सहपाठी की तरह देखती थी। संपर्क की जानकारी आपस में बदलने के बाद रुद्र मुड़ा और नीचे चला गया, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि ओल्ड जग्गू पहले ही पिछले अहाते से जा चुका था। वह अपनी ट्राइसाइकिल पर बैठकर निकलने ही वाला था कि तभी पीछे की रसोई से कोई अचानक दौड़ता हुआ बाहर आया और चिल्लाया, रुद्र जी, अभी मत जाए। रुद्र ने झटके से ब्रेक लगाया और मुड़कर पूछा, क्या बात है?
श्रेया जी ने कहा कि आपके फोन पर कॉल नहीं लग पा रही है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा। अच्छा हुआ कि आप अभी तक गए नहीं, शेफ ने हौंफते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्र ने अपना फोन निकाला और देखा कि सच में वहां कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उसका रिचार्ज खत्म हो गया था। श्रेया जी को मुझसे क्या काम है? उन्होंने कुछ बताया नहीं, आप खुद फोन पर उनसे पूछ लीजिए। शेफ ने अपना फोन आगे बढ़ा दिया। रुद्र ने फोन लिया और श्रेया का नंबर डायल किया। फोन पर अभी एक ही घंटी बजी थी कि तुरंत कॉल उठा ली गई। हेलो, दूसरी तरफ से आए आवाज बेहद कमजोर और बेजान सी लग रही थी। रुद्र थोड़ा हैरान रह गया और उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ श्रेया जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं आप बीमार तो नहीं हैं? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने अभी अस्पताल में जांच करवाई है और सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने बताया था, श्रेया ने दर्द से कराहते हुए बेहद कमजोर आवाज में कहा। ठीक है, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं अभी वहां पहुंचता हूं। मुर्गे वाली घटना और उन अतिरिक्त 50 रुपये की बात याद आते ही रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। मैं सेंट्रल हॉस्पिटल के महिला रोग गाइनोकोलॉजी वार्ड के कमरा नंबर 305 में हूं। कॉल काटने के बाद रुद्र ने फोन वापस शेफ की तरफ उछाला और तुरंत ट्राइसाइकिल का थ्रॉटल घुमाते हुए वहां से तेजी से निकल गया। उसका इरादा सीधे अस्पताल पहुंचने का था, लेकिन जैसे ही वह हाथे से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंचा, तभी अचानक एक काली सेडान कार सामने आ गई और उसका रास्ता रोक दिया। रुद्र ने झटके से ब्रेक लगाया, वह सामने वाली कार से टकराते टकराते बचा। उसने गुस्से में तमतमाते हुए डांटा, साले, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? कार का दरवाजा खुला और ओल्ड जग्गू एक कुटिल मुस्कान के साथ बाहर निकला। उसके पीछे 4 गुंडे जैसे दिखने वाले नौजवान भी थे, जो धीरे धीरे रुद्र की तरफ बढ़ने लगे। रुद्र को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि वह मोटा आदमी अपना बदला लेने आया था। उन लड़कों के सतरंगी रंगे हुए बाल और भड़कीले कपड़े देखकर रुद्र अपनी हंसी नहीं रोक पाया। क्या बात है? मुझसे निपटने के लिए तुम ऐसी फौज उठाकर लाए हो? छोकरे, अगर आज तूने मेरे नुकसान की भरपाई नहीं की, तो तू आज घर नहीं लौट पाएगा। रुद्र के चेहरे पर हिकारत के भाव देखकर ओल्ड जग्गू गुस्से में चिल्लाया। वे लड़के भी हैरान रह गए और उसकी तरफ उंगली उठाते हुए बोले, ये साला कौन टपोरी है जो इतनी अकड़ में बात कर रहा है? मरने का शौक है क्या बे? रुद्र के चेहरे के भाव अचानक ठंडे और सख्त हो गए। मुझे इस वक्त एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। पछताएगा तो तू। ओल्ड जग्गू दहाड़ा, लेकिन खुद फुर्ती से पीछे हटकर उन 4 लड़कों के पीछे जाकर छिप गया। ये 4 पैसे देकर बुलाए गए भाड़े के टट्टू थे, इसलिए वे भला पीछे क्यों हटते? वे एक जोरदार हुंकार भरते हुए रुद्र पर टूट पड़े। रुद्र मन ही मन हंसा। ये मरे सूखे से लड़के, जिनके हाथ पैर तीली जैसे थे, खुद को दादा समझ रहे थे। इन्हें अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं था। इस तरह के लोग सिर्फ अपनी तादाद के दम पर दूसरों को डराने का दम रखते हैं, लड़ने भिड़ने की इनमें कोई असली काबिलियत नहीं होती। इसलिए रुद्र के सामने वे बस कुछ ही पल टिक पाए और पलक झपकते ही दर्द से चीखते हुए जमीन पर ढेर हो गए। इतने में ही ढेर हो गए। रुद्र खुद हैरान था। उसने इस डर से कि कहीं कोई मर न जाए, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सिर्फ अपनी 30% ताकत लगाई थी, फिर भी इन 4 का कचंबर निकल गया था। जब उसने मुड़कर ओल्ड जग्गू की तरफ देखा, तो वह मोटा आदमी हक्का बक्का खड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा था कि कुछ गुंडे भाड़े पर लाकर वह रुद्र को धूल चटा देगा और उसे अपने इशारों पर काम करने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह नौजवान इतना खूंखार निकलेगा। जैसे ही रुद्र उसकी तरफ बढ़ा, ओल्ड जग्गू ने घबराकर अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। गलतफहमी भाई, ये सब एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े लड़ाके हैं। बकवास बंद कर। रुद्र ने आगे बढ़कर एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली और उस 200 किलो से भी ज्यादा वजनी भारी भरकम शरीर को हवा में उठा दिया। अब भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत है? नहीं, अब कभी नहीं। ओल्ड जग्गू का दम घुट रहा था और उसने बड़ी मुश्किल से हौंफते हुए ये शब्द निकाले, इन लोगों के इलाज का पूरा खर्च तुम उठाओगे, समझ गए? रुद्र ने अपनी पकड़ ढीली किए बिना पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह बस मरने ही वाला है, इसलिए ओल्ड जग्गू कुछ बोल तो नहीं पाया, पर उसने पागलों की तरह बेताबी से अपना सिर हिला दिया। ये देखकर रुद्र ने उसे छोड़ दिया और एक तरफ पटक दिया। फेफड़ों में ताजी हवा पहुंचते ही ओल्ड जग्गू को ऐसा लगा मानो उसे नया जीवन मिल गया हो और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी आंखों के खौफ को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अंदर से पूरी तरह डर चुका है। रुद्र ने उसकी तरफ दोबारा देखना भी गवारा नहीं किया और अपनी इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल स्टार्ट करके वहां से निकल गया। वहां तमाशा देखने के लिए काफी लोग जुट चुके थे। रुद्र के जाने के बाद हर कोई हैरानी से कानाफूसी करने लगा कि आखिर यह नौजवान कौन है जो इतना ताकतवर है। अपमान की आग में जलता हुआ ओल्ड जग्गू बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और उन 4 गुंडों को घूरते हुए बोला, नकारा कहीं के, उठो और मेरे पीछे आओ।
इस बीच रुद्र सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच चुका था। ट्राईसाइकिल पार्क करने के बाद उसने सीधे महिला रोग वार्ड का रुख किया। उसने वार्ड का कमरा नंबर 305 ढूंढ निकाला। वह दरवाजे पर एक पल के लिए रुका और फिर दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए रुद्र के पास दरवाजा धकेलकर अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि वह एक प्राइवेट रूम था जिसमें सिर्फ एक ही बेड था। श्रेया उस बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो गई हो। यह नजारा देखते ही रुद्र ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसकी गोरी कलाई थामी, नब्ज जांची और चिंता में कुछ बुदबुदाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सीने और पेट के निचले हिस्से के कई एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दबा दिया। श्रेया के मुंह से एक कराह निकली और उसमें होश में आने के लक्षण दिखने लगे, लेकिन ठीक उसी समय कुछ लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनका नेतृत्व कर रहे एक नौजवान ने रुद्र को देखा और तुरंत ऊंचे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और वहां क्या कर रहे हो? मैं यहाँ श्रेया जी के कहने पर उनका इलाज करने आया हूँ। ये देखते हुए कि उस नौजवान ने एक महंगा सूट पहना था और वह श्रेया का कोई रिश्तेदार या करीबी लग रहा था, रुद्र ने जल्दी से सफाई दी। लेकिन उस नौजवान के पीछे आए डॉक्टरों ने जब ये सुना तो वे तुरंत भड़क गए। इलाज करने आए हो? यह एक अस्पताल है, तुम कहाँ से मुंह उठाकर चले आए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहाँ लोगों का इलाज करो? अभी इसे छोड़िए, पहले जल्दी से श्रेया को देखिए, वह अभी दर्द के मारे बेहोश हो गई थी। नौजवान ने डॉक्टरों की तरफ मुड़कर कहा। ठीक है मिस्टर युवराज, घबराने की कोई बात नहीं है, मिस श्रेया की हालत उतनी गंभीर नहीं है। डॉक्टरों ने तुरंत अपना लहजा बदला और मुस्कुराते हुए उन्हें ढाढ़स बंधाया। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर उसके करीब आते, श्रेया ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसने चारों तरफ देखा और उसकी नजर रुद्र पर जाकर टिक गई। तुम आ गए? बस अभी अभी पहुंचा हूं, रुद्र ने सिर हिलाया। नौजवान युवराज ने हैरान होकर पूछा, श्रेया तुम इसे जानती हो? हाँ, मैंने ही इन्हें बुलाया है, लेकिन यहाँ इतने सारे डॉक्टर क्यों आ गए? श्रेया ने धीरे से हामी भरी और फिर उलझन भरे लहजे में पूछा। तुम अभी बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने तुरंत इन्हें अंदर बुला लिया। श्रेया के मुंह से एक हल्का सा ओह निकला और फिर वह बोली, आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसलिए कृपया आप लोग वापस जा सकते हैं। युवराज और उसके बुलाए हुए डॉक्टर सबके सब सन्न रह गए। जो लड़की अभी कुछ पल पहले बेहोश पड़ी थी, वह अब कह रही थी कि वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। ऐसा भला कैसे हो सकता था? श्रेया, एहतियात के तौर पर डॉक्टरों को एक बार अपनी जांच करने दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही हो। युवराज ने पास बैठते हुए अपनी चिंता जाहिर की। रुद्र, जो एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था, अब तक पूरा माजरा समझ चुका था। यह आदमी या तो श्रेया का बॉयफ्रेंड था या फिर उसे रिझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर रुद्र भी खुद को रोक नहीं पाया और बोला, श्रेया जी, एक बार जांच करवा लेना ही बेहतर होगा, वरना हम में से किसी को भी तसल्ली नहीं मिलेगी। श्रेया को पूरा यकीन था कि जो उसने महसूस किया था वह कोई वहम या भ्रम नहीं था, लेकिन जब सब लोग एक ही बात कह रहे थे तो उसने भी सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद कई डॉक्टरों ने आगे बढ़कर उसकी जांच की। जांच पूरी होने के बाद उन सभी के चेहरों पर हैरानी के भाव थे। ये कैसे हो सकता है? अंदरूनी चोट और सूजन तो बहुत हद तक कम हो गई है। बिल्कुल, इतनी जल्दी यह घाव कैसे भर सकता है? क्या ये कोई चमत्कार है? ऐसा मामला बेहद दुर्लभ है। बधाई हो मिस श्रेया, आपकी बीमारी अब कोई गंभीर समस्या नहीं है। बस 10 दिन से आधे महीने तक आराम करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रुद्र एक तरफ चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। जब आखिरी पंक्ति में श्रेया को ठीक होने के लिए इतने लंबे समय तक आराम करने की बात कही गई तो उसके माथे पर अनजाने ही बल पड़ गए। श्रेया की नजर रुद्र के चेहरे के भावों पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसकी इस तेजी से सुधरती हालत का संबंध जरूर रुद्र से है। उसने कहा, युवराज, तुम और डॉक्टर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मुझे रुद्र से कुछ जरूरी बात करनी है। युवराज ये सुनकर चौंक गया। इसके साथ आखिर ये लड़का है कौन? मेरा दोस्त है, क्यों कोई दिक्कत है? श्रेया ने उसे एक ठंडी और सख्त नजर से घूरा। उसकी उस नजर से सहमकर युवराज तुरंत खड़ा हो गया। ठीक है, हम अभी बाहर जाते हैं। इतना कहकर उसने मुड़कर रुद्र को बेहद गुस्से में घूरा और फिर डॉक्टरों को लेकर वार्ड से बाहर चला गया। मिस श्रेया, जब आप पहले से ही अस्पताल में थी तो आपने मुझे क्यों बुलाया? उनके जाते ही रुद्र ने पूछा। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और सीधे कोई जवाब देने के बजाय पूछा, अभी थोड़ी देर पहले जिसने मुझे छुआ था, क्या वह तुम थे? अरे, तो क्या आप उस समय बेहोश नहीं थीं? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, लेकिन मुझे अपने आसपास का पूरा एहसास था, श्रेया ने जवाब दिया। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया था। अब तक उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वह रुद्र ही था। उस लड़के ने उसके सीने के पास एक संवेदनशील जगह को छुआ था। अगर उसने उसके बाद कोई और गलत हरकत न की होती तो वह शायद यही समझती कि कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। रुद्र ने सिर हिलाया। अच्छा, तो ये बात है। हाँ,
वह मैं ही था। आपकी तबीयत को जल्दी ठीक करने के लिए मुझे थोड़ी मर्यादा लांघनी पड़ी। उसके चेहरे की गंभीरता और एक सच्चे वैद्य जैसी निष्कपट भावना को देखकर श्रेया सोच में पड़ गई। फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम्हारे भीतर कोई असाधारण काबिलियत है, वरना मैं तुम्हें न बुलाती। हाँ, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अस्पताल में होने के बावजूद आपने मुझे ही क्यों याद किया? रुद्र ने दोबारा पूछा। श्रेया ने एक ठंडी सांस ली। कल तुमने सिर्फ मेरी उंगली छूकर मेरी हालत का सटीक अंदाजा लगा लिया था, जबकि यहाँ के डॉक्टरों ने 4-5 बार तरह तरह के टेस्ट किए और 2 घंटे से ज्यादा का समय लेने के बाद मुझे जो नतीजा बताया वह बिल्कुल वही था जो तुमने कल कहा था। वह एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, इसलिए मुझे लगता है कि उनका चिकित्सा ज्ञान तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। रुद्र हंस पड़ा। ये तो सच है। उन डॉक्टरों ने आपको अस्पताल में रहकर आराम करने की सलाह दी है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही आपकी छुट्टी करवा सकता हूँ। सच में? श्रेया के चेहरे पर घोर आश्चर्य के भाव आ गए। अगर उसका शरीर कमजोर न होता तो वह झटके से बेड पर उठ बैठती। ज्यादा उत्तेजित मत होइए, आपकी इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका वह बॉयफ्रेंड और अस्पताल का स्टाफ हमें परेशान न करे। रुद्र ने कहा। तुम्हें गलतफहमी हुई है, वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एक आम दोस्त है, श्रेया ने बेरुखी से कहा। रुद्र को एक पल के लिए झटका लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा तो ये बात है। फिर भी उसने अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी और आगे कहा, आपके शरीर में ऊर्जा और रक्त का जमाव होने के कारण रक्त संचार ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे पूरी तरह से साफ करना होगा। इलाज के दौरान थोड़ा शारीरिक संपर्क हो सकता है, इसलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ। श्रेया एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसने सिर हिलाया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आज ही इस अस्पताल से बाहर निकलना चाहती हूँ। ये सुनकर रुद्र को थोड़ी हैरत हुई और वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, आप इतनी जल्दी छुट्टी कराने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं? असल में अगर आप यहाँ रहकर आराम करेंगी तो भी 10-12 दिनों में ठीक हो जाएंगी। मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, मौका मिलने पर कभी तुम्हें बताऊंगी, श्रेया ने उदास चेहरे से कहा। ये देखकर कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती, रुद्र ने आगे कोई सवाल नहीं किया। वह उठा और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, फिर वापस बेड के पास आकर बोला, अब मैं दोबारा कुछ खास एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबाने जा रहा हूं और फिर आपकी धमनियों को सक्रिय करूंगा। ठीक है, श्रेया ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो उसने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया हो। अपने दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए रुद्र ने धीरे से उसके हॉस्पिटल गाउन को ऊपर खिसकाया और फिर उसके निचले वस्त्रों को थोड़ा नीचे किया। श्रेया का पेट अब पूरी तरह से अनावृत था, उसकी बर्फ जैसी सफेद और बेदाग त्वचा आंखों को चौंधिया रही थी। उसकी लंबी पलकें धीरे धीरे कांप रही थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह अंदर से कितनी घबराई हुई है। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कुछ खास बिंदुओं को दबाने के बाद अपनी हथेलियों से उसके पेट की मालिश करने लगा। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए उसकी उंगलियां कभी कभी उसके अंतःवस्त्रों को छू जाती थीं। पहले तो श्रेया ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही रुद्र की हथेलियों की हरकतें थोड़ी बढ़ीं, उसकी घबराहट चरम पर पहुंच गई। क्योंकि रुद्र की उंगलियां अब उसके अंतःवस्त्रों के छोर को छू रही थीं, भले ही वे किसी अति संवेदनशील हिस्से तक नहीं पहुंची थीं, लेकिन किसी भी लड़की के लिए यह उसकी गरिमा की सीमा थी। श्रेया को महसूस हुआ कि उसका चेहरा तवे की तरह सुलग रहा है। पहली बार किसी पुरुष द्वारा इस तरह से इलाज किए जाने के एहसास को बर्दाश्त करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने शरीर में एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था, और वह असहनीय दर्द जो उसे तड़पा रहा था काफी कम हो गया था। रुद्र की हथेलियों से एक रहस्यमयी गर्माहट निकल रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर बेहद हल्का महसूस करने लगा। धीरे धीरे वह अनजाने में ही उस सुखद एहसास में डूबने लगी। लेकिन तभी अचानक वह हथेली वहां से हट गई और रुद्र की आवाज गूंजी, ठीक है, अब इस औषधि को खा लीजिए, फिर आप अस्पताल से छुट्टी ले सकती हैं। श्रेया ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि रुद्र के हाथ में एक गहरे लाल रंग की आयुर्वेदिक गोली थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और सीधे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने उसे निगला, उसे अपने पेट से एक गर्म तरंग पूरे शरीर में फैलती हुई महसूस हुई और शरीर की सारी बेचैनी और जकड़न पल भर में गायब हो गई। रुद्र ने उसकी कलाई थामकर नब्ज देखी और कहा, अब आप बिल्कुल भली चंगी हैं। तुम सच में एक दिव्य डॉक्टर हो। श्रेया ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते हुए मुस्कुराकर कहा। रुद्र ने भी हल्की मुस्कान बिखेरी, मिस श्रेया, सच कहूं तो मुस्कुराते हुए आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, भविष्य में आपको और मुस्कुराना चाहिए। हैं? श्रेया हैरान रह गई, फिर उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी मुस्कान समेटते हुए कहा, धन्यवाद रुद्र जी, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं भविष्य में तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगी। उसे वापस उसी ठंडे मिजाज में लौटते देख रुद्र थोड़ा लाचार महसूस करने लगा। उसे लगा कि श्रेया के दिल में कोई ऐसा दर्द या उलझन है जो अभी तक सुलझ नहीं पाई है, वरना वह ऐसी न होती।
लेकिन अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं था, इसलिए वह मुस्कुराया। मिस श्रेया, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। हर मुर्गे पर 50 रुपये बढ़ाकर आपने आज पहले ही मेरा आसान चुका दिया है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और साथ ही युवराज की घबराई हुई आवाज आई, दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? रुद्र, तुम अंदर क्या कर रहे हो? रुद्र ने जाकर दरवाजा खोला और युवराज तुरंत वार्ड के भीतर झपटा। श्रेया को बेड पर उठकर बैठे देख उसने तुरंत पूछा, क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बिना वजह मेरे दोस्त पर शक मत करो, श्रेया ने ठंडे लहजे में कहा। युवराज सन रह गया। श्रेया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उस लड़के के लिए मुझे डांट रही हो? रुद्र जी और तुम दोनों ही मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें भला क्यों डांटूंगी? आज मेरी देखभाल करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, अब मुझे अस्पताल से छुट्टी लेनी है, श्रेया ने बेरुखी से अपनी बात खत्म की। युवराज अचानक हक्का बक्का रह गया। छुट्टी? श्रेया बिस्तर से उतरी और उसने अपने कपड़ों को ठीक किया। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ तो यकीनन मुझे जाना ही होगा। होटल में बहुत सारा काम पड़ा है। ये भला कैसे मुमकिन है? उसका खिला हुआ चेहरा और बीमारी से पहले जैसी ऊर्जावान शख्सियत को देखकर युवराज का दिमाग पूरी तरह चक्राघिन्नी बन गया था। इसमें नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ये सब रुद्र जी की मदद का नतीजा है, वरना मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। अब कृपया तुम बाहर जाओ, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं, श्रेया ने उदासीन भाव से कहा। युवराज के चेहरे पर अभी भी जड़ता के भाव थे, लेकिन फिर भी वह मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने रुद्र पर एक गहरी नजर डाली, जिसमें शक और अविश्वास का गाढ़ा रंग साफ झलक रहा था। रुद्र ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। वह कमरे से बाहर आया और एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप इंतजार करने लगा। तुमने आखिर यह सब किया कैसे? पास ही खड़े युवराज ने खुद को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए आखिरकार पूछ ही लिया। माफ कीजिएगा, यह एक राज है। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और बेहद रूखे स्वर में कहा। उसका ये रवैया देखकर युवराज को अपनी तौहीन महसूस हुई। वह खुद पर काबू खोते हुए बोला, छोकरे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बिना लाइसेंस के डॉक्टरी करना और लोगों का इलाज करना कानूनी जुर्म है। आज की बात को तो मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे दोबारा पता चला कि तुम किसी का इलाज कर रहे हो तो तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। क्यों? इस बात का डर है कि श्रेया जी तुम्हें डांटेंगी, इसलिए आज छोड़ रहे हो? रुद्र ने चुटकी लेते हुए मुस्कुराकर पूछा। इस आदमी के लिए वाकई यह बेहद निराशाजनक होगा, किसी के पीछे पीछे घूमना और अंत में एक नौकर जैसा बनकर रह जाना। क्या ऐसा दब्बू रवैया कभी श्रेया का दिल जीत पाएगा? श्रेया जैसी मजबूत और आत्मनिर्भर महिला को अपने वश में करने के लिए उससे भी ज्यादा दबंग मर्द की जरूरत होती है। इस सीधी सी बात को न समझ पाने के कारण यह इसी तरह तड़पने का हकदार था। अपनी दबी हुई भावनाएं इस तरह सरेआम उजागर होते देख युवराज गुस्से और शर्म से लाल पीला हो गया। उसने रुद्र की तरफ उंगली उठाते हुए दबी जुबान में कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात से ज्यादा शातिर बनने की कोशिश न करो, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। रुद्र ने उस पर एक तिरछी और हिकारत भरी नजर डाली। ऐसे इंसान से ज्यादा बात करना उसे वक्त की बर्बादी लगा। ठीक उसी पल श्रेया वार्ड से बाहर आई। उसने वही फॉर्मल प्रोफेशनल कपड़े पहन रखे थे जिसमें रुद्र ने उसे पहले देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह सीधे होटल जाने के लिए तैयार है। मिस श्रेया, हालांकि मैं यही चाहूंगा कि आप इतनी जल्दी काम पर न लौटें, लेकिन आपके स्वास्थ्य में अब कोई गंभीर समस्या नहीं दिख रही है। बस थोड़ा आराम और खान पान का खास ख्याल रखिएगा। अब मैं चलता हूँ, रुद्र ने कहा। श्रेया ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव तैर रहे थे। रुद्र जी, क्या हम कल दोबारा मिलेंगे? बिल्कुल, मुझे कल भी आपको माल की डिलीवरी देनी है। रुद्र ने हामी भरी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर कल ही बात करते हैं, अलविदा, श्रेया ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। रुद्र अस्पताल से बाहर आया और पिछले दिन की तरह ही अपनी ट्राईसाइकिल लेकर बाजार गया। वहां से कुछ नए पिंजरे खरीदे और फिर सूर्यपुर गांव की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव के मुहाने पर पहुंचा, उसने सड़क पर त्रिशा को अपनी भारी भरकम और आकर्षक काया मटकाते हुए जाते देखा। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और मुस्कुराते हुए पूछा, त्रिशा चाची, इस तपती धूप में कहाँ की तैयारी है? त्रिशा ने मुड़कर देखा कि वह रुद्र था। उसने तुरंत मुंह बनाते हुए हिकारत से कहा, हूँ तो तुम हो छोकरे? कहीं नहीं जा रही, बस जरा अपने मायके जा रही थी। रुद्र को पता था कि उसका मायके पास के ही तारापुर गांव में है। उसने सहमति में सिर हिलाया और उसकी कमर तथा पैरों पर अपनी नजरें कुछ पलों के लिए टिकाते हुए जीभ चटकार कर बोला, त्रिशा चाची, आपका वह घाव तो बड़ी जल्दी भर गया। क्या बात है? क्या तुम उसे एक बार फिर से जांचना चाहते हो? त्रिशा ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए चुटकी ली। क्यों नहीं, आज रात के बारे में क्या ख्याल है? रुद्र की आंखें चमक उठी और उसने अपने हलक को सुखाते हुए लार गटक कर पूछा। पर उसकी उम्मीद के उलट त्रिशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके चेहरे पर एक शरारती और जीत वाली मुस्कान थी। बड़े आए।
पिछली बार तो मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा थाली में परोसकर तुम्हें मौका दूंगी? उसका ये रंग देखकर रुद्र समझ गया कि वह जानबूझकर उसे तड़पा रही है। वह हल्के से हंसा, चाची, ये तो गलत बात है, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपका फायदा उठा रहा था। क्या आपके दिल में खुद थोड़ी गुदगुदी नहीं हो रही थी? उसकी इस बेबाक बात पर त्रिशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने थूकते हुए कहा, धत, गुदगुदी तुम्हारे दिल में हो रही होगी। चलो हटो यहाँ से, इन दिनों मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। ओहो, अच्छा तो ये बात है। रुद्र को असल माजरा समझ में आया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर मैं पहले निकलता हूँ। जब आपके मायके वाले मेहमान चले जाएंगे तब आकर आपकी खबर लूंगा। इतना कहकर उसने थ्रॉटल घुमाया और जाने ही वाला था कि त्रिशा ने अचानक उसे पकड़कर रोक लिया, जरा रुको तो सही। अब क्या बात है चाची, तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मुझे लिफ्ट चाहिए? त्रिशा ने उसे आंख मारी और रुद्र के कंधे का सहारा लेकर फुर्ती से ट्राईसाइकिल के पिछले हिस्से पर चढ़ गई। रुद्र हंस पड़ा, त्रिशा चाची, पीछे बहुत हिचकोले लगेंगे, आप चाहें तो मेरे बगल में बैठ सकती हैं, यहाँ अभी काफी जगह है। चल हट, हम गांव की सीमा में घुसने वाले हैं, अगर लोगों ने मुझे तुम्हारे इतने करीब बैठे देख लिया तो वे क्या क्या बातें बनाएंगे। बस चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ाओ। त्रिशा ने अपनी उंगली से उसकी कमर में एक कोंचा मारा। कमर पर उस उंगली का स्पर्श होते ही रुद्र को ऐसा लगा मानो उसका पूरा बदन पिघलकर पानी पानी हो जाएगा। गांव लौटने के बाद त्रिशा को उसकी पतली कमर मटकाते हुए अपने घर की तरफ जाते देख रुद्र ने और वक्त जाया नहीं किया और वह सीधे पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। रुद्र ने पूरा गणित लगा रखा था, अगर वह आज एक बार फिर 31 या 32 जंगली मुर्गे पकड़ लेता तो उसके पास लगभग 30,000 रुपये इकट्ठा हो जाते, जो उसकी जरूरत के लिए काफी थे। मगर हकीकत बेहद कड़वी निकली। पहाड़ों पर 2 घंटे से ज्यादा समय तक खाक छानने के बाद भी वह मुश्किल से 20 मुर्गे ही पकड़ पाया और उसके बाद उसे आसपास एक भी जंगली मुर्गा दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगता था कि वे मुर्गे भी इतने बेवकूफ नहीं थे। पिछले कुछ दिनों से अपने साथियों को इस तरह रहस्यमयी ढंग से गायब होते देखकर शायद अब वे इस इलाके में दाना चुगने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रुद्र थोड़ा उदास हो गया, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसने पकड़े गए जंगली मुर्गों को ट्राईसाइकिल पर लादा। सूरज डूबने में अभी भी 1 घंटे से ज्यादा का समय बाकी था, इसलिए उसने पहाड़ों के और गहरे हिस्सों में जाकर तलाश करने का फैसला किया। चूंकि वह अपने तय लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसे उम्मीद थी कि शायद किस्मत साथ दे दे और उसे कुछ और मुर्गे मिल जाएं। पर किस्मत ने इस बार भी दगा दिया। पहाड़ों के घने जंगलों में भीतर जाने के बाद भी उसे एक भी परिंदा नजर नहीं आया। रुद्र उलझन में बड़बड़ाया, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, मैंने इतने भी मुर्गे नहीं पकड़े हैं और ये पहाड़ी इलाका इतना विशाल है, क्या सारे के सारे मुर्गे मैंने अकेले ही साफ कर दिए? वह भी इसी कश्मकश में था कि तभी अचानक उसे दूर एक खड़ी चट्टान के पास से कुछ चहचहाने की आवाजें सुनाई दीं। वह तुरंत उस आवाज की दिशा में भागा और पलक झपकते ही वहां पहुंच गया। जब उसने नीचे झांका तो उसे चट्टान की दरार में उगी घास के बीच एक घोंसला दिखाई दिया, जिसमें लगभग 1 दर्जन छोटे जंगली मुर्गों के बच्चे थे। वे शायद अभी अभी अंडों से बाहर निकले थे और भूखे होने के कारण चहचहाते हुए दाने का इंतजार कर रहे थे। अरे, उन नन्हे बच्चों को देखकर रुद्र के दिमाग की बत्ती अचानक जल उठी। हर रोज इस तरह पहाड़ पर आकर मुर्गे पकड़ना कोई स्थायी समाधान नहीं था। अगर वह इन्हें अपने घर पर ही पालना शुरू कर दे और फिर जब ये मुर्गे अंडे दें और उन अंडों से और बच्चे निकलें, तो क्या श्रेया के होटल के लिए ताजे जंगली मुर्गों की एक कभी न खत्म होने वाली सप्लाई तैयार नहीं हो जाएगी? इस विचार के आते ही उसने फुर्ती दिखाई, बड़ी सावधानी से उन दर्जन भर नन्हे बच्चों को समेटा और उन्हें अपनी जैकेट की जेबों में भर लिया। उन्हें जेब में डालते हुए वह बुदबुदा रहा था, माफ करना छोटे भाइयों, तुम्हारे माता पिता को शायद मैंने ही शहर के होटल में भेज दिया है। उसके मुआवजे के तौर पर अब तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी हुई। वे नन्हे बच्चे उसकी इस बकवास को क्या खाक समझते, वे लगातार अपनी चोंच खोलकर दाने के लिए चीख रहे थे। रुद्र उन्हें कुछ खिलाना चाहता था, लेकिन ये बच्चे अभी इतने छोटे थे कि मक्के के दाने नहीं निगल सकते थे, इसलिए उसे उनके लिए कीड़े मकोड़े ढूंढने पड़े। उस चट्टान से नीचे उतरकर उसने घाटी की घास में काफी देर तक खोजबीन की। उसने अभी कुछ इल्लियां पकड़ी ही थीं कि तभी उसके ठीक सामने की घास में कुछ हलचल हुई और एक साए ने सरसराहट के साथ वहां से छलांग लगा दी। रुद्र की पैनी नजरों ने तुरंत भांप लिया। उसने उस साए का पीछा किया और देखा कि वह एक जंगली खरगोश था। धत तेरे की, मैं इस बारे में कैसे भूल सकता हूँ? अगर जंगली मुर्गे कम पड़ रहे हैं तो जंगली खरगोश भी तो चलेंगे। रुद्र के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर गई और उसने बिना पल गनवाए उस जंगली खरगोश के पीछे अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। रुद्र ने योजना तो बहुत बढ़िया बनाई थी, लेकिन कुछ देर तक खरगोश के पीछे दौड़ने के बाद उसे एहसास हो गया कि वह जानवर जरूरत से ज्यादा चालाक था। उसकी रफ्तार न सिर्फ हैरान कर देने वाली थी, बल्कि वह दौड़ते दौड़ते अचानक ऐसे तीखे मोड़ ले रहा था कि रुद्र के लिए अपनी मौजूदा क्षमताओं के दम पर उसे दबोचना नामुमकिन साबित हो रहा था।
काफी देर तक लुकाछिपी खेलने के बाद आखिरकार रुद्र का दम फूलने लगा और उसने उसका पीछा छोड़ने का फैसला किया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू में करने के लिए गहरे कश लेने लगा। साले शातिर खरगोश, जरा ठहर, एक बार मेरी रफ्तार बढ़ जाने दे, फिर आकर तुझसे निपटूंगा, रुद्र ने हौंफते हुए झल्लाहट में कहा। अपनी बात खत्म करते ही उसे एक नई चिंता ने आ घेरा। आज वह केवल 23 जंगली मुर्गे ही पकड़ पाया था और 400 रुपये प्रति मुर्गे के हिसाब से यह रकम सिर्फ 9,000 रुपये बनती थी। पिछले बेचे गए पैसों को मिलाकर भी अपनी जरूरत के 30,000 रुपये पूरे करने में वह अभी भी 4,000 रुपये पीछे चल रहा था। काश मुझे बस 10 और मुर्गे मिल जाते। पर तुम शातिर परिंदों, आखिर तुम सब के सब कहाँ छिपकर बैठ गए हो? रुद्र घाटी के बीचों बीच खड़ा होकर हताशा में जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज की गूंज घाटी की पहाड़ियों से टकराकर बार बार लौटती रही, लेकिन अफसोस उसे जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। आसपास का पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ था, सूरज पहले ही चोटियों के पीछे डूब चुका था और घाटी में उजाला धीरे धीरे धुंधलाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते चारों तरफ गुप्त अंधेरा छा जाएगा। अब रुद्र के पास घर लौटने और कल सुबह कोई दूसरा रास्ता निकालने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, अचानक उसकी सरसरी नजर अपने से कुछ ही दूरी पर बाईं ओर स्थित एक चट्टान की दरार पर पड़ी, जहां गहरे लाल रंग की कोई चीज चमचमा रही थी। उसके कदम वहीं ठिठक गए और रुद्र की पैनी निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। वहां जंगली घास और खरपतवार इतनी घनी थी कि नीचे से साफ साफ देख पाना मुमकिन नहीं था कि वह असल में क्या चीज है। उत्सुकता के मारे वह चट्टान पर चढ़ गया ताकि करीब से देख सके, और जो कुछ उसकी आंखों के सामने था उसे देखकर वह पूरी तरह सन्न रह गया। पत्थरों के बीच एक इंसानी बाजू जितनी मोटी लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था। ऊपर के बड़े पत्थरों ने उसे धूप, बारिश और बर्फ से बचा रखा था, इसलिए वह सड़ने के बजाय पूरी तरह सूख चुकी थी। लेकिन असली बात वह लकड़ी नहीं थी। असल बात तो ये थी कि उस सूखी लकड़ी पर एक अत्यंत दुर्लभ लिंगजी जंगली मशरूम उगा हुआ था। वह जो गहरा लाल रंग उसने नीचे से चमकता देखा था, वह असल में यही चमत्कारी लिंगजी था। ड्रैगन आर्ट के दिव्य ज्ञान की बदौलत रुद्र ने महज एक नजर में ही पहचान लिया कि यह पत्थरीली बनावट वाला लिंगजी कोई आम मशरूम नहीं था। अपनी धारियों और बनावट के हिसाब से कम 100 साल पुराना था। हे भगवान, जब हाथ में कुबेर का खजाना लगने वाला हो तो भला इन मुर्गों के पीछे कौन खाक छानता फिरे। रुद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बेताबी से उस लिंगजी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह ये भूल गया कि ऐसी दिव्य और दुर्लभ जड़ी बूटियों की रक्षा अक्सर कोई न कोई जहरीला जीव करता है। इससे पहले कि उसकी उंगलियां लिंगजी को छू पाती, पत्थरों की गहरी दरार से एक काला साया बिजली की तेजी से बाहर लपका। अगर यह पुराना रुद्र होता तो यकीनन उस पर घातक हमला हो चुका होता, लेकिन अब उसकी शारीरिक क्षमताएं और फुर्ती आम इंसानों से कहीं बढ़कर थीं। वह उस हमलावर की रफ्तार को भांप गया और उसने पलक झपकते ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब उसने उस जीव को गौर से देखा तो डर के मारे उसका गला सूख गया। बाप रे बाप, ये नाग तो कम से कम 1 दशक पुराना लगता है। वह एक मोटा, काले रंग का सांप था, जिसका घेरा किसी तगड़े मर्द के बाजू जितना था। उसका सिर त्रिकोणीय था और उसके मुंह से बाहर निकलते चमकीले नुकीले दांत चीख चीख कर कह रहे थे कि वह बेहद जहरीला है। इस वक्त उसका आधा शरीर उस लिंगजी के चारों तरफ लिपटा हुआ था और वह रुद्र की तरफ देखकर फुफकार रहा था, अपनी दोमुही जीभ बाहर निकालकर उसे सीधे मौत की चेतावनी दे रहा था। यह मंजर देखकर रुद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। मुझे डराने की कोशिश मत कर साले, आज तो मैं इस लिंगजी को लेकर ही रहूंगा, देखते हैं किसमें कितना दम है। इतना कहकर उसने अपनी सांसें रोकी और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब सारा खेल पलक झपकने की फुर्ती का था, देखना यह था कि कौन पहले किसे अपना शिकार बनाता है। रुद्र के भीतर थोड़ा डर जरूर था, लेकिन कर्ज चुकाने और इस अनमोल जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसका हाथ सांप के करीब पहुंचा, सांप का फन अचानक हवा में काफी ऊपर उठ गया और रुद्र का दिल हलक में आ गया। ठीक उसी पल जब सांप का सिर बिजली की कड़क की तरह रुद्र को डसने के लिए आगे बढ़ा, रुद्र ने कलाबाजी खाते हुए अपनी कलाई घुमाई और उसके जहरीले दांतों से बचते हुए एक जोरदार थप की आवाज के साथ सांप की सबसे कमजोर नस यानी उसके फन के चीक पीछे की गर्दन को दबोच लिया। हा, अब बोल, अब दिखा अपनी अकड़। रुद्र ने सांप की गर्दन को इतनी मजबूती से जकड़ा कि वह असहाय हो गया। जब उसने उसे ऊपर उठाया तो देखा कि वह कम से कम 1.5 मीटर लंबा था और हाथ में अच्छा खासा भारी महसूस हो रहा था। उसका वजन कम से कम 20 किलो तो जरूर होगा। वाह, इसका मतलब आज रात दावत लाजवाब होने वाली है। संतुष्टि से सिर हिलाने के बाद उसने तुरंत उस जहरीले सांप का काम तमाम कर दिया। उसने उसके जहरीले सिर को काटकर एक तरफ फेंका और छटपटाते हुए धड़ को चट्टान के नीचे घास में गिरा दिया ताकि लौटते समय उसे उठा सके। इसके बाद रुद्र घुटनों के बल बैठा और बड़ी सावधानी से उस लकड़ी के टुकड़े को निकाला, उसके फालतू हिस्सों को तोड़कर अलग किया और सिर्फ वही हिस्सा अपने पास रखा जिस पर वह 100 साल पुराना लिंगजी उगा हुआ था, और फिर चट्टान से नीचे कूद गया।
कुछ देर पहले जो हताशा और उदासी उसके चेहरे पर थी, वह अब कपूर की तरह उड़ चुकी थी। रुद्र इस वक्त बेहद खुशमिजाज मूड में था। एक हाथ में भारी भरकम सांप, दूसरे हाथ में अमूल्य जड़ी बूटी, और जैकेट की जेबों से चहचहाते हुए नन्हे मुर्गों के बच्चे। वह खुद को किसी ऐसे शिकारी की तरह महसूस कर रहा था जो जंगल से भारी शिकार मारकर शान से घर लौट रहा हो। अपनी ट्राइसाइकिल के पास पहुंचकर उसने बिना देर किए घर की राह पकड़ी, इससे पहले कि रात का अंधेरा पूरी तरह पैर पसार ले। घर पहुंचकर सारा सामान ठिकाने लगाने के बाद रुद्र जमीन पर बैठ गया और सांप की खाल उतारने लगा। उसने उसकी पिट गॉलब्लैडर को बड़ी सावधानी से निकालकर अलग रखा और फिर बाकी के अंगों की सफाई की। कुछ ही समय में उसने सारा काम निपटा लिया। फिर उसने चूल्हा जलाकर पानी उबाला और आधे घंटे के भीतर ही उसके पूरे घर में मांस की एक सौंधी और लाजवाब खुशबू महकने लगी। सूर्यपुर गांव के लोगों के लिए सांप का मांस खाना कोई नई या अजीब बात नहीं थी। गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक ने कभी न कभी इसका स्वाद चखा था और वे अच्छी तरह जानते थे कि सांप का मांस कितना स्वादिष्ट होता है। अगर ऐसा न होता तो रुद्र इतनी कुशलता से इसे साफ नहीं कर पाता। ये सब बचपन से देखते और सीखते रहने का अनुभव था। पैन में करीब 10 पाउंड से ज्यादा मांस उबल रहा था, जो अकेले उसके लिए बहुत ज्यादा था। ये सोचकर रुद्र ने अपना फोन निकाला और मोनिका को फोन मिलाया। मोनिका, क्या तुमने रात का खाना खा लिया? अभी नहीं, बस अभी बच्चे को सुलाकर उठी हूँ। क्या बात है रुद्र? मोनिका ने दूसरी तरफ से पूछा। अगर नहीं खाया तो बहुत बढ़िया। मैंने पहाड़ से एक बहुत बड़ा सांप पकड़ा है और अभी अभी उसका सूप और मांस पकाया है। क्यों न तुम यहीं आ जाओ और साथ में खाना खाएं? रुद्र ने कहा। मोनिका ने कुछ पलों के लिए हिचकिचाहट दिखाए, लेकिन फिर बोली, ठीक है, मैं आती हूँ। कॉल काटने के बाद रुद्र ने बर्तन का ढक्कन उठाकर देखा। गाढ़े सफेद सूप के बीच सांप के मांस के बड़े बड़े टुकड़े उबल रहे थे, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने उसमें कुछ और देसी मसाले मिलाए, ढक्कन बंद किया और फिर मेज सजाने लगा ताकि मोनिका के आते ही खाना परोसा जा सके। उसने अभी मेज साफ ही की थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वह जल्दी से मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलने बढ़ा। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी आ गईं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने मोनिका नहीं बल्कि गांव के मुखिया की बेटी लास्या खड़ी थी। अरे लास्या जी, आप इस समय यहाँ, सब खैरियत तो है? रुद्र ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। लास्या ने हवा में अपनी नाक सिकाए। वाह, बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। अंदर क्या स्पेशल पक रहा है? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा मांस पकाया है। क्या आपने खाना खा लिया? अगर नहीं तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। रुद्र ने शालीनता से न्योता दिया। यह शायद सही नहीं होगा, है ना? लास्या थोड़ा झिझकी। दरअसल वह रुद्र से कुछ पूछने आई थी। सुबह उसका बटुआ कहीं खो गया था। उसने हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिला। वह ये देखने आई थी कि कहीं वह सुबह रुद्र के घर तो नहीं छूट गया, लेकिन तब वह घर पर नहीं था। अब रात होने पर जब उसने रुद्र के घर की बत्तियां जलती देखी तो वह पूछताछ करने चली आई। पर उसका आना ठीक खाने के वक्त पर हुआ था। रुद्र हंस पड़ा। इसमें गलत क्या है? बस एक जोड़ी चम्मच कटोरी ही तो बढ़ेगी, और वैसे भी इतना सारा मांस मैं अकेले खत्म नहीं कर पाऊंगा। और हाँ, थोड़ी देर में मोनिका भी यहाँ आने ही वाली है। वह मोनिका का नाम सुनते ही लास्या के कान खड़े हो गए। पिछले कुछ दिनों से गांव की चौपालों और औरतों की कानाफूसी में उसने उन दोनों के बारे में काफी कुछ सुना था। खासकर जब उसने सुना कि कैसे रुद्र ने आज सुबह कर्ज वसूलने आए उन गुंडों को लात घूंसों से मारकर भगाया था, तो लास्या के दिल में रुद्र के लिए एक इज्जत बढ़ गई थी। उसे लगा था कि रुद्र वाकई एक गैरतमंद और सीधा इंसान है। हाँ, मोनिका मेरे भाई की पत्नी है। सुनील भाई हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, और वह बेचारी इस छोटी उम्र में अपने अनाथ बच्चे के साथ अकेली रह गई। उसकी हालत देखकर बहुत तरस आता है, इसलिए मैं समय समय पर उनकी थोड़ी देखभाल कर लेता हूँ, रुद्र ने एक साफगोई भरी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनते ही लास्या के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई और उसने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, तो ये बात है। अगर वह भी आ रही है तो फिर मुझे आपके हाथ का जायका चखने में कोई ऐतराज नहीं है। उन दोनों के बैठने के कुछ ही देर बाद मोनिका भी अपने बच्चे को गोद में लिए वहां आ पहुंची। बच्चा एक छोटे से कंबल में आराम से लिपटा हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था। रुद्र ने फुर्ती से बच्चे को अपनी गोद में लिया और अंदर के कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद जब वह बाहर आया तो एक दूसरे का हालचाल पूछ रही दोनों महिलाओं से बोला, चलो, बहुत सही समय पर आई हो। जब तक बच्चा सो रहा है, मोनिका तुम आराम से खाना खा सकती हो। मैं अभी गर्मा गर्म परोसता हूँ। कुछ ही पलों में सांप के मांस की एक भाप उड़ती और महकती हुई थाली मेज पर आ सजी। लास्या ने हवा में खुशबू सूंघी और उत्सुकता से पूछा, ये कौन सा मांस है? इसकी महक इतनी लाजवाब क्यों है? अभी ज्यादा मत पूछो, बस एक बार चख कर देखो। इसका स्वाद इसकी खुशबू से भी कहीं बेहतर है। रुद्र ने थोड़ा सस्पेंस बनाया और मोनिका की थाली में एक बड़ा टुकड़ा परोस दिया। फिर उसने खुद एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और तुरंत तारीफ की, लाजवाब।
बाकियों को मजे से खाते देख लास्या ने भी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ एक टुकड़ा उठाया और उसका एक कौर लिया। सांप का वह मांस इतना कोमल और रसीला था कि मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल गया और उसका गाढ़ा सौंधा स्वाद उसके पूरे मुंह में फैल गया। असल में एक तो वह सांप आम सांपों से अलग थोड़ा समझदार हो चुका था, तभी तो वह 100 साल पुराने लिंगजी मशरूम की रखवाली कर रहा था। दूसरा, रुद्र के हाथों का हुनर जो उसने सालों से खाना पकाते हुए हासिल किया था, एक अलग ही स्तर पर था। यही वजह थी कि उस मांस का स्वाद इतना बेमिसाल था। एक टुकड़ा खाने के बाद मोनिका ने रुद्र की तरफ देखा और पूछा, रुद्र भाई, सांप का मांस खाए तो एक जमाना हो गया। आपने इतना बड़ा सांप आखिर कहाँ से पकड़ा? और कहाँ से पकड़ता? पहाड़ों से ही लाया हूँ। गांव के आसपास तो ऐसा जीव बिल्कुल नहीं मिलने वाला, वरना सिर उठाते ही कोई न कोई उसे पतीले में डाल देता। रुद्र ने मुंह में मांस चबाते हुए बड़बड़ाया। लास्या ने अभी मांस का एक कौर निगला ही था कि दोनों की यह बातचीत उसके कानों में पड़ी। सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये सांप का मांस है? उसकी आवाज कांपने लगी और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। रुद्र ने उस पर एक सरसरी नजर डाली। हाँ, क्यों? क्या आपने पहले कभी ये लाजवाब चीज नहीं चखी? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लास्या हैरान भी थी और गुस्से से तमतमाई हुई भी। अगर पास में मोनिका न बैठी होती तो वह यकीनन गुस्से में मेज पर हाथ मार देती। अरे, मुझे लगा कि अगर पहले बता देता तो आप डर के मारे खाती ही नहीं। पर अब जब आप इतना सारा खा चुकी हैं तो भला अब घबराने का क्या फायदा? रुद्र ने चुटकी लेते हुए मुस्कुराकर पूछा। लास्या का पारा चढ़ चुका था। उसे बचपन से ही सांपों से बेहद डर लगता था, यहाँ तक कि सांप का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप जाती थी और वह चलना तक भूल जाती थी। और आज उसे धोखे से सांप का मांस खिला दिया गया था, यह उसकी सहनशक्ति से बाहर था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मोनिका को थोड़ा संकोच हुआ। उसने बात संभालते हुए तुरंत कहा, लास्या, तुम गुस्सा मत हो। रुद्र का इरादा बुरा नहीं था। सच कहूं तो सांप का मांस खाना बहुत फायदेमंद होता है और हम औरतों के शरीर के लिए तो यह एक तरह की टॉनिक का काम करता है। सच में? लास्या ने थोड़ा चौंकते हुए रुद्र की तरफ देखा। बिल्कुल, खासकर आपके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। भले ही सांप के मांस की तासीर थोड़ी ठंडी मानी जाती है, लेकिन यह आपके शरीर की अंदरूनी जकड़न को दूर करने और भीतर छिपी ठंडक को बाहर निकालने में बहुत मदद करेगा। रुद्र ने हामी भरी। ये सुनने के बाद भी जब लास्या के चेहरे की हिचकिचाहट पूरी तरह दूर नहीं हुई तो रुद्र ने एक और पासा फेंका। वैसे अगर आप इसे दूसरे नजरिए से सोचें तो सांप के प्रति अपने गुस्से को आप अपनी भूख में बदल सकती हैं। क्यों? हो गया ना हिसाब बराबर? लास्या ने उसे एक तीखी नजर से घूरा, पर वह बैठ गई और बोली, ठीक है, तुम दोनों ही खाओ। मेरा तो मन ही उठ गया। ये तो सरासर बर्बादी है। अगर आप नहीं खाएंगी तो हम खाएंगे। रुद्र ने मोनिका की तरफ देखकर आंख मारी। इस समय लास्या के दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कई महंगे और स्वादिष्ट व्यंजन खाए थे, लेकिन सांप के मांस का ये स्वाद वाकई अनूठा था। और सच तो ये था कि 2-4 निवाले पेट में जाते ही उसे अपने शरीर में एक गर्माहट और बहुत ही सुकून भरा एहसास होने लगा था। मोनिका और रुद्र को मजे से खाते देख उसने आखिरकार अपने दांत भींचे, मांस का एक और टुकड़ा उठाया और बोली, ठीक है, मैं भी खाऊंगी। उसका ये पलटी मारना देख रुद्र और मोनिका अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन उन्होंने उसे और शर्मिंदा न करने का ख्याल रखा, इसलिए दोनों चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाते रहे। पेट भरकर खाना खाने के बाद रुद्र ने संतुष्टि से अपने पेट पर हाथ फेरा। पतीले में अभी भी आधे से ज्यादा मांस और गाढ़ा सफेद सूप बचा हुआ था। उसने उस सारे मांस को एक बड़े कटोरे में निकाल लिया। फिर वह दोनों महिलाओं की तरफ मुड़ा। चलो, इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। तुम दोनों इसे अपने घर ले जाना और कल मजे से खाना, ठीक है? और तुम्हारे लिए? मोनिका ने पूछा। मैं मर्द हूं, मेरे लिए ज्यादा मांस खाना ठीक नहीं है। अगर इसके असर से मेरे भीतर औरतों वाली कोमलता आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रुद्र ने बेहद गंभीर चेहरा बनाकर कहा। ये सुनते ही मोनिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और लास्या भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह जानती थी कि रुद्र बस मजाक कर रहा है, इसलिए उसने सिर हिलाते हुए कहा, वैसे इसे खाने के बाद मेरा पूरा शरीर बहुत हल्का महसूस कर रहा है, इसलिए मैं ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखाऊंगी। मेरे हिस्से का पैक कर दो। बिल्कुल, अगर आपको ये पसंद आया है तो मैं भविष्य में आपके लिए और भी सांप पकड़ कर लाऊंगा। रुद्र ने सिर हिलाया। लास्या मुस्कुराई। अब हम एक दूसरे को काफी अच्छे से जान चुके हैं, तो मुझे बार बार लास्या जी या मुखिया की बेटी कहने की जरूरत नहीं है, बस लास्या कहो। ये भी ठीक है, रुद्र ने सहमति दी। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। अरे हाँ, मैं कल रात आपको आपका बटुआ लौटाना भूल गया था। ये रहा आपका वॉलेट। मुझे अंदाजा था कि यह तुम्हारे ही पास होगा, मैं थोड़ी देर पहले इसी सिलसिले में आई थी। लास्या ने बटुआ हाथ में लेते हुए कहा। उन दोनों को इस तरह बातें करते देख मोनिका के मन में थोड़ी उलझन हुई। उसने पूछा, लास्या, क्या तुम कल रात यहीं रुकी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
रुद्र और लास्या दोनों ने एक ही समय पर इतनी तेजी से मना किया कि उसका असर ठीक उल्टा पड़ा, मानो वे दोनों अपनी किसी चोरी को छिपाने की कोशिश कर रहे हों। ये देखकर मोनिका के होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई, लेकिन उसने आगे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि ठीक उसी समय अंदर के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वह तुरंत अंदर गई और उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। रुद्र के हाथ फुर्तीले थे, उसने तब तक मांस के दोनों हिस्सों को पैक कर दिया था जब तक मोनिका बच्चे को लिए बाहर आई। काफी रात हो चुकी है, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ आता हूँ। मांस के दोनों पैकेट उठाते हुए रुद्र ने उन दोनों से कहा। वे तीनों घर से बाहर निकले। रुद्र ने पहले लास्या को उसके घर ग्राम पंचायत कार्यालय छोड़ा और उसे सुरक्षित अंदर जाते देखने के बाद वह मोनिका को उसके घर की तरफ ले जाने के लिए मुड़ा। सड़क पर चलते हुए उसने कहा, वैसे मोनिका, कल तक कर्ज के पूरे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं शहर से लौटकर उन कर्ज वसूलने वालों को फोन कर दूंगा और उनका पूरा पैसा चुका दूंगा, इसलिए अब तुम्हें आगे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी? मोनिका ने थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, बस समझ लो कि किस्मत ने साथ दे दिया। इन पिछले 2-3 दिनों में पहाड़ों पर काफी जंगली मुर्गे हाथ लग गए, जिससे अच्छी कमाई हो गई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र भाई, मैं आपकी इस भलाई को जिंदगी भर याद रखूंगी। मोनिका ने अपना सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तुम्हारी और सुनील भाई के परिवार की देखभाल करना मेरा फर्ज है और मैं वही कर रहा हूँ। इस तरह बातें करते हुए वे दोनों मोनिका के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। मोनिका ने रुद्र के हाथ से मांस का पैकेट ले लिया, लेकिन वह तुरंत घर के अंदर नहीं गई। वह वहीं चौखट पर खड़ी रही, मानो उसके मन में कोई गहरी कश्मकश चल रही हो। रुद्र ने उसकी यह हिचकिचाहट भांप ली और पूछा, क्या बात है मोनिका? रुद्र भाई, क्यों ना आप आज रात यहीं रुक जाएं? मोनिका का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अपना सिर पूरी तरह झुका रखा था और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में फुसफुसाहट हो। एक महिला के लिए अपने मुंह से ऐसी बात कहना वाकई बहुत मुश्किल था, खासकर मोनिका जैसी शर्मीली और संस्कारी बहू के लिए। इस वक्त उसका चेहरा शर्म की आंच से तवे की तरह सुलग रहा था। रुद्र एक पल के लिए भौंचक्का रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोनिका उससे ऐसा कुछ कहेगी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके भीतर से एक शैतान आवाज चिल्लाकर कहने लगी, हाँ कह दे भाई, रुक जा, आज रात की बात ही कुछ और होगी। लेकिन फिर भी उसने अपने मन पर काबू पाया, अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं मोनिका, मुझे कल सुबह बहुत जल्दी शहर के लिए निकलना है। तुम भी अंदर जाओ और जल्दी आराम करो। इतना कहकर वह तुरंत मुड़ा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। पीछे मोनिका दरवाजे पर खड़ी उसे फटी आंखों से एकटक देखती रह गई। उसके मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था, क्या वह मुझे पसंद नहीं करते?